बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ बुज़र मौज़म। आप सब गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग और उम्मीद करते हैं दिन आपका खैरियत से गुजरे। और इसके साथ साथ चूँकि सीज़न ऐसा है, डेंगू डे मनाया जा रहा है आज, क्योंकि डेंगू से बचना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए चाहे तदाबीर क्या होती हैं, क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या आपने करना है, आज भरपूर तरीके से सेमिनार्स में और गाइडलाइंस आपको दी जाएंगी, क्योंकि खास तौर पर ये वो मौसम है जब डेंगू परवान चढ़ना शुरू हो जाता है, मानसून का सीजन जी। और आज जैसे अभी हम इतलात के मुताबिक बता रहे थे कि मौसम खुशगवार थोड़ा सा रहेगा। इस्लामाबाद में आज बारिश की प्रेडिक्शन कर दी गई है और आपको पता है जिस दिन इस्लामाबाद में बारिश हो फिर उससे अगले दिन जो है वो लाहौर में बारिश होती है। तो हल्की हल्की बारिश वहाँ शुरू हो चुकी है। इसका मतलब जितनी वैसे गर्मी की बारिश तो ऐसे एक्सपेक्टेड भी है और हम दुआ भी कर रहे थे कि जिस तरह मतलब 8-10 दिन से ऑन द ट्रॉट गर्मी पड़ी है बहुत ज़्यादा लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, तो आई होप कि वाकई बारिश हो जाए। जैसे आप कह रही हैं कि इस्लामाबाद के बाद यहाँ पर ट्रैवल करेगी तो अल्लाह करे हो जाए, वरना कराची वाले नाराज ना हो। कराची में भी बारिश की प्रेडिक्शन की गई है कि कराची में भी मौसम खुशगवार होगा और बारिश होगी। तो ये तो ऑब्वियसली मानसून का सीजन है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे हम पहले जिक्र कर रहे थे कि डेंगू ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और डेंगू केसेस जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। डेंगू डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, अवेयरनेस पर बात होगी, लोगों को अवेयर किया जाएगा। और साथ ही साथ अब मुझे लगता है कि इस चीज़ में एक और चीज़ ऐड हो जाएगी कि कोविड का बुखार और कोविड के सिम्टम्स और डेंगू किस तरह से डिफरेंट है और उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, ये गवर्नमेंट का काम है अवेयरनेस फैलाने। बिल्कुल सही बात है। और इसके साथ साथ जो कि हम ये भी देखते हैं कि गवर्नमेंट ने भरपूर कोशिश की है अवेयरनेस फैलाने में। वैक्सीन के हवाले से उसमें बहुत बेहतरी आई है, तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जैसे जैसे डेंगू डे के हवाले से बात होगी, फिर कोरोना वैक्सीन की बात होगी और डिफरेंशिएट करना जैसे आपने बोला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम डिफरेंट इशूज चूँकि हम आज डिस्कस करेंगे, बजट के ऊपर बात करेंगे। बजट है, पंजाब का बजट तो कल हो गया जी, बड़ा जबरदस्त पंजाब का बजट इसलिए बताया जा रहा है कि कल कोई खास इस तरह की तनकीद मैंने देखी नहीं है, लेकिन अपोजिशन तो यही कह रही थी कि कुछ बेहतरी नहीं आ सकेगी और ये नंबर्स की गेम है। लेकिन जो एक इंडिपेंडेंट जराए से और इंडिपेंडेंट जो आपके एनालिस्ट होते हैं उनके मुताबिक मुझे कल लगा है कि काफ़ी कुछ बेहतरी एक्सपेक्टेड है आइंदा चंद सालों में। वो एक्सपेक्टेड आवाम को मिलती है या नहीं मिलती, ये एक अलग सवाल है। टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं और देखते हैं आज का हमारा रनडाउन क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी पंजाब का कल जो 26 खरब 53 अरब रुपए का बजट पेश किया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा किया गया, जबकि ग्रेड 1 से 19 तक मुलाजमीन के लिए 25% स्पेशल अलाउंस का ऐलान भी किया गया और मजदूर की कम से कम उजरत 20,000 रुपए कर दी गई। बजट 2021-22 जनूबी पंजाब की तारीख में एक नया संग मेल भी साबित हुआ। पंजाब बजट का 35% हिस्सा सिर्फ जनूबी पंजाब के लिए रखा गया है। 189 बिलियन जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस किए गए। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आज सिंध का बजट पेश किया जाएगा। तनख्वाहों और पेंशन की मद में जो तजवीज़ है वो 20% की है। कम से कम तनख्वाह के लिए 25,000 रुपये मुकर्रर किए जाएंगे, ये कहा जा रहा है। विफाक सिंध को पैसे देकर एहसान नहीं कर रहा। 70% रेवेन्यू सिंध से जमा होता है। हमारे हिस्से के मुताबिक हमें पैसे दें। वज़ीर आला मुराद अली शाह की विफाक पर कड़ी तनकीद। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे PSL 6 के हवाले से। इस्लामाबाद यूनाइटेड छा रहा है जी, कराची किंग्स को 8 विकेटों से हरा दिया। उन्होंने आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स मद्दे मुकाबल होंगे, जबकि पेशावर ज़ल्मी कराची किंग्स से टकराएगी। आज के प्रोग्राम में एक अहम इशू पर बात होगी। सेहत कार्ड क्या है, ये आपको कहां से मिलेगा और आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, आज इस पर तफसीलन बात करेंगे। तो ये तो थी हमारी टॉप स्टोरीज और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम बजट के हवाले से करेंगे जी। कल जो 2653 अरब रुपए का बजट पेश किया गया है और इस बजट के दौरान जब बजट पेश किया जा रहा था तो ऑब्वियसली अपोजिशन तो वहाँ मौजूद थी और हमेशा की तरह एक रवायती लाइन भी ये बनती जा रही है कि असम्बली जो है वो एक मछली मंडी बनी हुई थी जहाँ पर अपोजिशन प्रोटेस्ट कर रही थी और गवर्नमेंट जो है वो अपना बजट पेश कर रही थी। अब बजट पेश कर दिया गया, अनाउंस भी कर दिया गया और काफ़ी सिमिलैरिटीज़ थी विफाक के साथ। इस जी कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया और ये भी कहा गया कि डेवलपमेंट बजट में इंक्रीज़ किया गया है। फिर ये भी कहा गया है कि जनूबी पंजाब के लिए जो कि स्पेसिफिकली मख्तस किया गया है 189 बिलियन, ये भी एक नई चीज़ थी। लेकिन कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग बयान दिया हमजा शहबाज शरीफ साहब ने। उन्होंने कहा कि इस बजट में सिर्फ नया ये था कि कल नई असम्बली में बजट पेश किया गया है, इसके अलावा कुछ नया नहीं था। तो ये एक चीज़ है जो कि अपोजिशन कह रही है कि कुछ नया नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि नया टैक्स ना लगाकर भी हुकूमत ने कुछ बेहतरी की तरफ
अपना लिए। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे जी। इकोनॉमिस्ट मियां इमरान अहमद साहब ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए। और इसके साथ साथ चूंकि आपने जनूबी पंजाब का जिक्र किया अबूजर, और जनूबी पंजाब के लिए हमेशा से तहरीक इंसाफ आवाज़ बुलंद करता रहा है, और इस दफ़ा भी उन्होंने बजट में 35% मुख्तस कर दी कि जनूबी पंजाब का बजट कहीं और एलोकेट नहीं हो सकेगा, कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकेगा, ये सिर्फ जनूबी पंजाब के लिए रहेगा। एडिटर इन चीफ रोही जमशेद रिजवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें भी हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जमशेद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इमरान साहब, फेडरल बजट, फिर पंजाब बजट, आज सिंध बजट भी आ रहा है, कैसा देख रहे हैं आप जो कल पंजाब बजट पेश किया गया? देखिए, पंजाब का जो बजट है, मैंने पहले भी एक बात कही थी कि ये जो बजट है ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है जिससे आम आदमी का कोई कंसर्न नहीं है। अभी जो कल पंजाब ने बजट पेश किया, बज़ाहिर बजट अच्छा नज़र आता है, यूँ महसूस होता है कि जैसे नए टैक्सेस नहीं लगाए गए हैं, और साथ साथ जो लोग कोविड की वजह से इम्पैक्ट जिन पर ज़्यादा आया था, मिसाल के तौर पर शादी हॉल्स वगैरह, इन पर थोड़ा सा सेल्स टैक्स भी कम किया गया। लेकिन ओवरऑल जिस चीज़ के ऊपर बात करने की ज़रूरत थी और जिस बजट के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत थी वो थी इन्फ्लेशन। यानी कि गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इस बजट में क्या चीज़ रखी है, और सेकंड चीज़ ये थी कि अपनी रेवेन्यू जनरेशन के लिए बजट में क्या चीज़ रखी गई है। ये दो मेन चीज़ें थी जो मैं पूरे बजट में कल देखता रहा कि मुझे इसमें से कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, लेकिन बदकिस्मती से मुझे इन दोनों चीज़ों पर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नज़र नहीं आई। अगर आप महंगाई को कंट्रोल करने की बात करें तो आप यकीन जानिए सिर्फ उसमें यह किया गया है कि जो मॉडल बाजार है उनके लिए कोई 15 अरब रुपया रख दिया गया है कि जी ये है महंगाई कम करने का तरीका। अब ये तो रवायती तरीका है, साल चलता आया हो और फेल्ड तरीका है, आजमाया हुआ तरीका है कि ये नाकाम होता है और कभी भी महंगाई कम नहीं हुई। महंगाई कम होती है जब आप चीजों को सेंट्रलाइज करके कंट्रोल करते हैं। इन्फ्लेशन उस वक्त कम होती है, लेकिन आप मॉडल बाजार बना देते हैं जहां पर ना सस्ती चीज मिलती है, जो सस्ती मिलती है वो इतनी घटिया होती है कि आप कहीं से भी इतनी घटिया चीज ले लें वो आपको सस्ती ही मिलेगी। बिल्कुल, एक खास तबके को उससे फायदा होता है जो उन मॉडल बाजार में जाता है। ओवरऑल इन्फ्लेशन रेशो कम नहीं होता। जिनको ठेके मिलते हैं उसके, और जो लोग वहां पर पॉलिटिकली इन्वॉल्व होते हैं वो उससे पैसा कमाते हैं और प्रैक्टिकली वहां पर आम आदमी को कोई बेनिफिट नहीं। जो आपने मॉडल बाजार की बात की है वो किसी हद तक मैं उससे एग्री नहीं करता, क्योंकि ऐसा नहीं है। रिसेंटली कुछ सालों में हमने देखा है, मैं खुद भी विजिट कर चुका हूँ, मॉडल बाजार में चीज़ों की क्वालिटी बहुत बेहतर हो गई है। मीडिया अवेयरनेस की वजह से लोग भी अब बात करते हैं, लोग शिकायत भी करते हैं, ऐसा कोई अगर मसला हो तो वो साफ नजर आता है। लेकिन ठीक है, वो क्वालिटी नहीं होगी, लेकिन इतना भी बुरा नहीं जिस तरह से आप बता रहे हैं। बड़े लिमिटेड जराए पे होते हैं ना। ओपन मार्केट में अगर आप बेहतरी लाएं और ओपन मार्केट में इन्फ्लेशन कम करें तो उसका इंपैक्ट ज्यादा मैसेज पर पड़ेगा, ज्यादा आवाम। मैं यहाँ पर छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा कि अभी फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने मॉडल बाजार विजिट किया था और उसमें आपने हालत देख रही थी कि वो खुद उठा के बता रही थी कि भाई चीज मार्केट में इतनी कि यहाँ पर महंगी क्यों बिक रही है, ये क्वालिटी आप दे रहे हैं यहाँ पे। ऐसी साहिबा से नाराज भी होगी। नहीं तो देखिए, आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, आपने खुद विजिट किया होगा, लेकिन मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ जो कि अब वो हाईलाइट होगी। इसके अलावा मिसालें ऐसी हैं जो विजिट करके देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि हम आज रखते हैं इसके ऊपर बजट के किस तरह से एलोकेशंस की गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ थी इमरान साहब, इसमें साउथ पंजाब जो कि हमेशा से पाकिस्तान तरीके इंसाफ गवर्नमेंट इस पर बात भी करती रही है। जमशेद रिजवानी साहब से पहले हम बात कर लेते हैं कि वो कैसे देखते हैं इसको स्पेसिफिकली। जमशेद साहब, स्पेसिफिकली रखा गया 189 बिलियन और फिर ये भी कहा गया कि इसको किसी और जगह पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, अलहदा से कॉपी भी बनाई गई कहाँ पर एलोकेशन होगी डेवलपमेंट की। कैसे देखा आपने इसको? देखिए, एक बात तो जैसे इमरान साहब बात कर रहे हैं, हमें इस बजट और आपने जिस अंदाज में बात की कि 189 अरब जो हैं वो अलहदा से जनूबी पंजाब के लिए रख दिए गए हैं, नहीं, मेरा ये ख्याल है कि आपको समझना ये चाहिए कि पहले भी जनूबी पंजाब का इस बजट में जो हिस्सा होता है वो मिलता था, वो तकरीबन 100 से 125 अरब के दरमियान में इन इलाकों में मुल्तान, बहालपुर और डेरा गाजी खान में खर्च होता था। जो फ़र्क पड़ा है वो भी ये 50 से 60 अरब रुपए का ज़रूर पड़ेगा। और रिंग फेंसिंग जैसे आपने बात की, ये इंपॉर्टेंट है कि पहले ये होता था कि अमलन जो बजट था अगर रख भी दिया जाता था, जैसे मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने कहा हमेशा कि हमने 33% या 35% रख दिया जनूबी पंजाब के लिए, रखा जरूर जाता होगा, लेकिन अमलन अगर उनके 2000 आखिरी 2 बजट देखे जाएं, उन 2 बजट्स में जो फिगर हैं उसके मुताबिक 18 से 19% सिर्फ जनूबी पंजाब में लगा। 33% या 34% में से जिसका वो दावा किया जाता है, अनाउंस किया जाता है, बजट वापस या मिलता नहीं था या स्कीम्स वापस चली जाती थी। अमलन जो है 18-19% वो भी आखिरी 2 सालों में मुल्तान मेट्रो प्रोजेक्ट भी शामिल था। मुल्तान के अलावा जो डेरा गाजी खान मुजफ्फरगढ़ रोड थी, जबल
करना, वो बड़ा प्रोजेक्ट था। लोधरा खानेवाल जो खानेवाल डबल रोड का प्रोजेक्ट था, भावलपुर भावलनगर डबल रोड का प्रोजेक्ट था, ये बड़े मेगा प्रोजेक्ट थे और इनके पैसे भी जब आए वो लगे तब जाकर 18% तक पहुंचा या 19% तक। अदरवाइज 12-13% ही जनूबी पंजाब में लगता था बजट का, तरक्याती बजट का। तो ये अब पहली दफा ये कहा गया है कि जी 189 अरब जो हैं वो मिलेंगे आपको और फिर ये पैसा सिर्फ जनूबी पंजाब में रहेगा। अगर ये भी हो जाता है तो यकीनन ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि कम से कम स्कीम्स वापस नहीं जाएंगी, या अगर लगेंगी तो जनूबी पंजाब पे ही लगेंगी। ये एक अहम पॉलिटिकल गवर्नमेंट का एक पॉलिटिकल फैसला है। देखें अगर ये प्रॉपरली अगर ये हो पाता है, अगर एलोकेशन हो गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल जमशेद साहब आप सही कह रहे हैं कि अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये लाइन सिर्फ ऐड कर दी गई है या एक्चुअली इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी होगा, क्योंकि आपकी बात ठीक है कि अगर इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो 189 भी बहुत है साउथ पंजाब के लिए, अगर पूरे का पूरा लग जाए। इमरान साहब आपकी तरफ में आऊंगी, जैसे अभी आप इन्फ्लेशन का जिक्र कर रहे थे और आप कह रहे थे कि इस पूरे बजट में कहीं पर कोई पॉजिटिव चीज़ नजर नहीं आई इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। इन्फ्लेशन दो तरह से कम होती है, या तो आप रोजगार फराहम कर दें या आप लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ा दें, वो सैलरी की बढ़ने की मद में हो। तो उन्होंने बढ़ाया ना, उन्होंने गवर्नमेंट सरकारी मुलाजिमीन की पेंशन्स में 10% उसका इजाफा कर दिया। डेवलपमेंट फंड इतना रखा कि जब डेवलपमेंट के काम होंगे तो रोजगार के मौके आएंगे, एक मजदूर तबके को फायदा होगा। इसको इस एंगल से नहीं देखा जा सकता? अच्छा देखिए, नो डाउट कि 10% उन्होंने सैलरीज में इजाफा किया है, लेकिन आप ये जहन में रखें जो इन्फ्लेशन है वो इस वक्त 40% से ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुकी है। अगर 2018 से इसे कंपेयर करें तो 10% जो आप इजाफा कर रहे हैं, जो बाकी 20% का डेफिसिट है वो आप कहाँ से पूरा करेंगे? सबसे पहली चीज़ तो आप ये ध्यान में रखें। और दूसरी बात ये है कि आपने रेवेन्यू जनरेशन की बात की, आपने डेवलपमेंट बजट की बात की है, लेकिन डेवलपमेंट बजट जो इस दफ़ा पेश किया जा रहा है आपको भी पता है और तमाम लोग इसको बेहतर जानते हैं कि गवर्नमेंट इसको पोलिटिकली इस्तेमाल करना चाहती है और MPA जो है वो उनको ये फंड दिया जाएगा, जो कि हर गवर्नमेंट में होता है, इन्होंने भी किया है। इसका जो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो आम आदमी पर पड़ेगा कि ज़ाहिर बात है डेवलपमेंट होगी तो रोजगार तो जनरेट होगा, लेकिन इससे वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जो कि इतने बड़े सूबे के लिए जरूरी था और जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज्यादा शेयर लेके जाता है। उसको सबसे पहले तो ये चाहिए था कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर बात करता। देखिए, पंजाब की जो स्ट्रेंथ है वो उसका एग्रीकल्चर है, पंजाब की स्ट्रेंथ है उसके जो क्रॉप होती है, जो उसका लाइफ स्टॉक होता है। अब देखिए, लाइफ स्टॉक की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर FMD यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज जो है वो अभी तक कंट्रोल नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से हम यूरोप, अमेरिका, बर्तानिया, अपना कनाडा हम किसी तरह से अपना गोश्त नहीं भिजवा सकते हैं, जिसको गवर्नमेंट को कम से कम उसके लिए बजट रखने की जरूरत थी और बदकिस्मती से सिर्फ 5 अरब रुपया रखा गया है। उससे आप FMD को कैसे कंट्रोल करेंगे? मेरी समझ से तो बाहर है। लेट्स कंपेयर दिस बजट इनके पिछले बजट से 66% ज्यादा डेवलपमेंट बजट। आपने हर चीज में कुछ ना कुछ तो बेहतरी लाई है। इजंट इट अ पॉजिटिव साइन? टैक्सेस कम लगा दिए आपने, एजुकेशन के लिए फंड बढ़ाए आपने, हेल्थ के लिए कर दिया बहुत सी चीजों पर। नहीं, मैंने आपसे पहले कहा है कि कुछ चीज़ों पर इन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया है जो कि कोविड से इफेक्ट हुए थे, ज़्यादा शादी हॉल हुए थे जैसे और ब्यूटी पार्लर्स वगैरह हुए थे, इन लोगों पर इन्होंने टैक्सेस कम किए हैं, जो कि मैं समझता हूँ पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर आपको मैं रियल पिक्चर बताऊं तो आपने जिन पर ऊपर टैक्सेस कम किए थे, ये इनका अगर आप पिछले साल का पूरी बजट कैलकुलेशन देख लें, इनकी टैक्स कलेक्शन देख लें, तो ये पहले भी टैक्स नहीं देते थे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास, पंजाब गवर्नमेंट के पास देखे ना, ये तो कोई बात नहीं है कि वो टैक्स नहीं देते थे तो उनको रिलीफ नहीं मिला। बात सुने, गवर्नमेंट के पास, पंजाब गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्शन का जो निजाम है वो इंतहाई कमजोर है और जो इन्होंने पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लगाए हैं इन्हीं शोबों में, वो सिर्फ उतना ही सेल शो करते हैं जितनी वो शो करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग FBR, हमारा जो PRA है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, वो बहुत ही कमजोर है और वो टैक्स कलेक्शन के लिए ही है। बहुत सी स्कीम्स इंट्रोड्यूस कराई हैं, कोशिश की है, इसमें मैं लोगों की सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराऊंगी। लोग खुद भी टैक्स नहीं देना चाहते, अभी वो कल्चर ही नहीं है कि हमने कंप्यूटराइज स्लिप लेनी है ताकि हमें पता हो हमने टैक्स दिया। उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, टाइम लगता है एक सिस्टम डेवलप करने, लेकिन आपकी बात ठीक है कि गवर्नमेंट इसको थोड़ा सा और मोल्ड कर सकती थी। बिल्कुल, 3 साल हो गया लेकिन अभी तक नहीं हुआ। लेकिन आप ये देखिए, चीजें हमने वो देखनी होती हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या वो रोड जो अपनाया है क्या वो ठीक है या नहीं। हमने और भी कुछ बात करनी है एजुकेशन और हेल्थ को लेकर, पहले जमशेद साहब से बात करते हैं। जमशेद साहब, इमरान साहब ने तो कहा कि जो रोड जो प्लान है कि किस तरह चलना है वो ही ठीक नहीं नजर आ रहा, टैक्सेस के हवाले से हो या फिर आपने जो अपने एग्रीकल्चर को बेहतर करना है वो ठीक नजर नहीं आ रहा। आपको क्या लग रहा है, कुछ इस पर काम किया गया? देखिए, अभी जो फेडरल गवर्नमेंट का जो बजट आया उससे पहले जो बात हुई कि तकरीबन इस दफ़ा एग्रीकल्चर सेक्टर ने 1100 अरब
के ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है अच्छी पैदावार की वजह से। लेकिन अगर हम सिर्फ पंजाब में देखें तो इस बजट में साउथ पंजाब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर में, जैसे मियां इमरान साहब बात कर रहे थे, तो उसको 11 अरब रुपए रखे गए हैं जनूबी पंजाब के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम में, 11 अरब। और डेयरी डेवलपमेंट और लाइफ स्टॉक के हवाले से अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 अरब रखे गए हैं। तो जो जहाँ से आपने प्रोडक्टिविटी को जनरेट करना है या उसको एनकरेज करना है उस सेक्टर को, लोगों को, तो वहाँ पे आपको इंसेंटिवाइज करना चाहिए था, उतना नहीं किया गया। उसका इम्पेक्ट जाहिर है कि आपके इकोनॉमी पे पड़ेगा। आपकी प्रोडक्टिविटी अगर एनहांस होगी तो ओवरऑल आप जो बात करें अफरात ज़र कम होना चाहिए, आम आदमी की ज़िंदगी पे असर पड़ना चाहिए, ये उसी वक्त पड़ेगा जब आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। कॉटन एरिया है, लेकिन आप देखें कि कॉटन कितने परसेंट 200% कम हो गई है, 150 बेल से कम होकर सिर्फ 50+ बेल्स पे आ गई है प्रोडक्शन पाकिस्तान में कॉटन की, और ये कॉटन बेल्ट है। तो इस तरीके से अगर आपको एग्रीकल्चर पे फोकस करना है तो उसके रिसर्च के लिए कितने पैसे रखे गए, आपने जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके लिए कितने पैसे रखे एग्रीकल्चर के, और जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें इतने ज़्यादा पैसे नहीं रखे कि आपको इनको एनहांस करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि एग्रीकल्चर, जैसे मियां साहब बात करें, एग्रीकल्चर पे आपने बेस करते हुए वही सिर्फ एग्रीकल्चर ही आपको आगे ले जा सकती है, तो उसके लिए बहरहाल आपका फोकस जितना होना चाहिए उतना बहरहाल इस बजट में भी नज़र नहीं आया। मैं तो सिर्फ जनूबी पंजाब की फिगर की मैंने निशानदेही की है, मियां साहब ने पूरे पंजाब के बजट को नज़र में रखा है, तो यकीनन इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि एग्रीकल्चर एरिया है साउथ पंजाब, आपने वहाँ आम काश्तकार को किस तरह फैसिलिटेट करना है, और अगर उसने रिजल्ट दिया है पिछले 1 साल में तो उसे और किस तरीके से एनकरेज कर सकते हैं। वो एनकरेजमेंट उतनी नज़र नहीं आई इस बजट में, उसके रिफ्लेक्शन जितनी नज़र आनी चाहिए थी। जी ठीक है। अपना इमरान साहब जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जमशेद साहब के उतना नज़र नहीं आया, रिफ्लेक्शन जितनी होनी चाहिए थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है एजुकेशन और हेल्थ, उसमें अगर हम देखें कंपैरिजन में इस दफ़ा 370 अरब रखे गए हैं सेहत के शोबे के लिए, जो कि पिछली दफ़ा से 182% ज़्यादा है। फिर इसके अलावा एजुकेशन में 442 अरब रखे गए हैं, जो कि पिछली दफ़ा से 51 अरब ज़्यादा हैं। आपको लग रहा है कि ये काफ़ी था या फिर और ज़्यादा करना चाहिए था? देखिए, एज फार एज सेहत इज़ कंसर्न तो मैं समझता हूँ हेल्थ सेक्टर में ये एक अच्छा इंक्रीमेंट है। इसमें आप सेहत कार्ड भी शामिल हो गया है, तो ये बेहतर इंक्रीमेंट है, और उम्मीद है कि अगर इसकी ट्रू सेंस में आम आदमी तक पहुंचाया गया और जो इसके लिए डिज़र्व करते थे उन तक पहुंचाया गया तो इसका बेनिफिट आम आदमी तक पहुंच सकेगा। और ये जो विजन है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, इसको मेरे ख्याल सराहे जाने की ज़रूरत है। KPK में भी इन्होंने अच्छा किया है, ये जिसकी अप्रिसिएशन हो रही है। देखें, जो काम अच्छा है उसकी तारीफ की जानी चाहिए। अब जो पंजाब में इन्होंने कर रहे हैं सेहत के हवाले से, मैं समझता हूँ वो भी बेहतर है, लेकिन इस वक्त जो पंजाब इन्होंने एक बाकी पंजाब का एक और बड़ा 1000 बेड का हॉस्पिटल इसमें ऐड किया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे एग्जिस्टिंग पंजाब के हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, हमारा आम आदमी जो भी मिडिल क्लास है वो वहाँ जाना नहीं चाहता है, क्योंकि वहाँ पर सूरत हाल है सेहत के हवाले से, और जो ट्रीटमेंट दिए जाते हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होते हैं। हाँ, वो जो कार्ड उन्होंने दिए हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है, तो प्राइवेट सेक्टर से भी जाकर आप इलाज करवा सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं उनको रिहेबिलिटेट करने की जरूरत है, उनको दोबारा से ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, ताकि कम से कम जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जिसकी प्राइवेट हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं है, वो थोड़ा सा कंपनसेट हो सके, वहां जाकर उसको सही इलाज मिल सके। अगर आप बात कर ले थोड़ा सा एजुकेशन पे, तो एजुकेशन को मैं समझता हूं कि जो इजाफा है वो उतना मुनासिब नहीं है जितना होना चाहिए था, क्योंकि पंजाब आपको पता है एजुकेशन का हब है, एज फार एज लाहौर इज कंसर्न ये भी एजुकेशन का हब है, और एजुकेशन की जो क्वालिटी है, अब देखिए जितना भी काम हो रहा है प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है, एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है, और एक भी गवर्नमेंट इदारा ऐसा नहीं है जिसके बच्चे पोजीशन होल्डर रखा है ना कि यूनिवर्सिटीज बनानी है, 7 यूनिवर्सिटीज हैं, इसके अलावा अगर वो एलोकेशन उसी पर होती है तो अनाउंस करना तो बड़ा आसान मैं समझता हूं बनाने से बेहतर ये अनाउंस किया गया था। बनाने से बेहतर ये होता कि जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज है उनका क्राइटेरिया बेहतर किया जाता और उनको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके, लेकर आते उसको कंपैरिजन में लेकर आते। एजुकेशन में खास तौर पर स्कॉलरशिप और रिसर्च बहुत मैटर करती है। आपने हायर एजुकेशन के लिए कितना मिनिमम बजट रखा, उससे कितने बजे फायदा उठा सकेंगे, ये कैलकुलेशंस करना मुश्किल नहीं होगा। जमशेद साहब, जाते जाते आपसे क्विकली अगर जानना चाहें कि हेल्थ और एजुकेशन जनूबी पंजाब को अलग अलग डिफाइन किया गया है, अब क्या उससे बेहतरी आएगी? क्योंकि जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि हमेशा सेंट्रल पंजाब में आते हैं एजुकेशन के लिए भी, हेल्थ के लिए भी, क्या वहां देयर एंड देन वो फैसिलिटीज मिल पाएंगी मजीद बेहतरी के साथ? मेरा ख्याल है इसका अच्छा इम्पैक्ट आएगा। जो हमें PMA की तरफ से जो रद्द-ए-अमल हमें मिला है और उनका जो खास तौर पे कहा गया, देखें 23 कम से कम 23 अरब रुपए ऐसे, 34 अरब रुपए ऐसे हैं
जो जनूबी पंजाब में हेल्थ सेक्टर पे खर्च हो रहे हैं, जी जी आपने बात की, तो इसी हिसाब से अगर हम देखें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, मुल्तान के 2 मेगा प्रोजेक्ट से कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट की तोसी थी, उसके लिए भी 1 करोड़ रुपये रखा गया है। इसी तरीके से एक कैंसर के हवाले से निश्चित अस्पताल में जो एक इंस्टीट्यूट है उसके लिए भी 1 करोड़ रुपये रखे गए। इसी तरीके से डेरा गाजी खान में भी DHQ के लिए और कार्डियोलॉजी सेंटर के लिए 1 करोड़ रुपये अलहदा इस बजट में डेवलपमेंट प्रोग्राम में रखा गया है। और राजनपुर में भी हॉस्पिटल बन रहा है, बहावल नगर में भी बन रहा है मदर एंड चाइल्ड केयर का, मुल्तान में भी बन रहा है। तो ये ओवरऑल अगर देखें तो इसका इम्पैक्ट बहरहाल आएगा हेल्थ सेक्टर में, और ख़ासतौर पर एजुकेशन सेक्टर में। जो फिगर आ रहे हैं उसके मुताबिक कम अज़ कम ये है कि इंक्रीज़, सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ जो बजट में ADP में है, उसका इम्पैक्ट यकीनन अगले साल जब हम बात कर रहे होंगे तो नजर आ रहा होगा। होपफुली इंशाल्लाह। जमशेद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। मियां इमरान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। पंजाब का बजट तो डिस्कस हो गया क्योंकि कल वो पेश कर दिया गया। अब माली साल 2021-22 के लिए सिंध का बजट आज पेश किया जाए और सिंध हुकूमत के मुताबिक सिंध के बजट का मजमूई हजम 13 खरब से ज़्यादा मुतवक्किल यानी कि 1300 अरब, और तरक्याती प्रोग्राम के लिए इस दफ़ा 222 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ भी है। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में मजमूई तौर पर 20% इजाफे का ऐलान भी मुतवक्किल है। अब देखना यह है कि इसकी किस तरह से बजट डिविजन आती हैं और जब बजट अनाउंस होगा तो ही पता लगेगा कि कितनी तजावीज़ पर अमल हुआ और एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं। बिल्कुल, और इसके साथ साथ चूँकि आज हमने ये खुसूसन बात की कि बजट अच्छा है, नज़र अच्छा आ रहा है, लेकिन बात यह है कि अगर उसके फ्रूट्स जो हैं वो नज़र आएंगे जब इस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो इम्प्लीमेंटेशन जो है असल फैक्टर होता है, उसके ऊपर ध्यान और फॉलो करना चाहिए। होना है ना, कल भी बहस चल रही है, फेडरली भी बहस चल रही है, अब शुरू हो गई है, बाकायदा आगाज शुरू हो गया बहस का, कौन सी चीज़ें रिवाइज होती हैं और कितनी चीज़ें एक्चुअली अप्रूव होती हैं और पास होती हैं, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, फिर आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब मुल्क भर में गुज़िश्ता रोज़ 59 अमवात हुई हैं, और एक अच्छी चीज़ है कि 838 केसेस रिपोर्ट हुए। काफ़ी अर्से बाद 1000 से नंबर जो है वो नीचे आया और पॉजिटिव केसेस की शरह जो है वो 2.39 रही, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में अब जो कोरोना पाबंदियाँ थी उसमें थोड़ी रिलैक्सेशन आना शुरू हो गई है और अनाउंस भी किया जा रहा है। और ऐसा ही हो रहा है जिस सिंध में भी, क्योंकि सिंध में अभी भी सख्तियाँ चल रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर भी चूंकि परसेंटेज नीचे आ रही है तो रिलैक्सेशन होना शुरू हो गई है। अब सुबह भर में जो है वो 6वीं से 8वीं तक क्लासेस जो हैं वो आज से शुरू हो रही हैं, और इसके साथ साथ तलबा जो हैं वो 50% प्रेजेंस के साथ स्कूल जाएंगे। प्राइमरी क्लासेस के लिए अलबत्ता 21 जून की डेट दी गई है कि 21 जून से प्राइमरी क्लासेस जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, और इसके साथ साथ कारोबारी दिन जो है वो भी एक दिन बढ़ा दिया गया है, सिर्फ संडे को छुट्टी होगी या फिर कोई एक दिन जो कि कोई सिलेक्ट कर ले। और मजीद क्या फैसले किए गए हम जानेंगे। समीन नवाज हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कराची से। समीन, बड़े फैसले लिए गए कोरोना वबा के हवाले से कि अब कुछ बेहतरी आई है, तो फैसले भी कुछ आसानी की गई है आवाम की, क्या तफसील आपके पास? चूँकि कम हो रही है और कोरोना केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं, इस मामूल पर आ रही है। और इसी तरह से हमने देखा कि कल जो टास्क फोर्स इजलास की मीटिंग के बाद फैसले किए गए, उसमें यही सबसे बड़ा एक फैसला था कि सिंध में जो तालीमी सिलसिला ऑनलाइन जारी था, अब उसको आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाए, ख़त्म किया जाए। और इस सिलसिले में हमने पहला ये देखा कि 7 जून को 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और आगे तमाम यूनिवर्सिटीज़ की क्लासेस जो थी उसमें फ़िज़िकल पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ, यानी कि तालीमी इदारों में बच्चों की तालीम का सिलसिला एक मरतबा फिर बहाल हुआ है। और आज से 6ठी से 8वीं जमात तक के जो तलबा हैं वो भी स्कूल पहुंच चुके हैं और अब स्कूल बैठकर अपने असातिज़ा के साथ तालीमी सिलसिला दोबारा से शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा ये कहा गया है कि 21 जून से, यानी अगर इसी तरह से कोरोना केसेस की शरह में मुसलसल कमी देखी जाती रही तो जो प्राइमरी क्लासेस है उसमें भी बाकायदा उसका अब तालीम का सिलसिला स्कूल में शुरू हो जाएगा। और इसी तरह से जो और दीगर तमाम तर चीज़ों में रिलैक्सेशन थी, जो कारोबारी मराकज़ थे उसके लिए भी पहले 2 दिन बंद रखने के अहकाम थे कि जुम्मा और इतवार को बंद रहेंगे ये तमाम तर कारोबारी मराकज़, लेकिन अब जुम्मे के रोज़ खोल दिए जाएंगे और इतवार के रोज़ ये बंद रहेंगे। लिहाजा कोरोना के जो केसेस अब कम हो रहे हैं तो इसके साथ साथ मामूलात ज़िंदगी बहाल होते जा रहे हैं और सूरत हाल हम देख रहे हैं कि मामूल पर एक मरतबा फिर आना शुरू हो चुकी है। सूरत हाल मामूल पर आना शुरू हो गई है। समीन, कल वज़ीर आला ने मुख्तलिफ हिदायत भी दी, जिसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी था ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी करार दे दी है। फिर उन्होंने जो सरकारी मुलाजमीन वाली शर्त थी उसके ऊपर भी लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो लोगों का ओवरऑल रुझान क्या है टुवर्ड्स वैक्सीन? और कल एक स्कैंडल भी सामने आया जिसको वज़ीर आला ने खुद हाईलाइट किया, उन्होंने इसका नोटिस भी ले लिया कि वैक्सीन लगाए बगैर ही सर्टिफिकेट भी जारी किए जा रहे थे।
जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन के हवाले से शुरू में जब आगाज़ हुआ था और मुख्तलिफ सेंटर्स पे लोग एक बड़ी तादाद में नज़र नहीं आ रहे थे, तो शायद एक बड़ी वजह र्यूमर्स की ही थी और जो इब्हाम पाए जा रहे थे, जो शकूक पाए जा रहे थे लोगों के जहनों में, वही एक बड़ा मसला था कि लोग वैक्सीन नहीं लगवाने जा रहे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम तर चीज़ें गलत साबित होती चली गई और हमने देखा कि लोगों में वैक्सीन लगवाने का रुझान बढ़ा। और एक यही वजह भी है कि जब वैक्सीन लोगों ने लगवाना शुरू की है तो कोरोना के जो केसेस हैं वो बदस्तूर कम होना शुरू हो चुके हैं और वैक्सीन लगवाने की ही वजह से अब तमाम मामलात ज़िंदगी भी बहाल हो रहे हैं। और कल जिस तरह से हमने बात की कि अब वैक्सीनेशन के लिए ये लाजमी कर दिया गया है कि जो सरकारी मुलाजिमीन हैं उनको लाजमी वैक्सीन लगवानी होगी। इसी तरह से आज जब तालीमी इदारों की हमने बात की तो असातिज़ा के लिए भी ये लाजमी करार दिया गया है कि जो जो तालीमी इदारे खुलते चले जा रहे हैं वहाँ के असातिज़ा बहर तौर पर यानी कि फ़ौरन लाजमी वैक्सीनेशन मुकम्मल करवा लें और तमाम तर असातिज़ा का, तमाम स्कूल स्टाफ का वैक्सीनेटेड होना लाजमी करार दिया गया है। इसी तरह से सरकारी मुलाजमीन का वैक्सीनेटेड होना लाजमी करार दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे वैक्सीन आप लगवाते चले जाएंगे ऐसे ऐसे आवाम के लिए ही सहूलत पैदा होती चली जाएगी क्योंकि कोरोना के केसेस कम हो जाएंगे और ख़तरा टलता चला जाएगा। लिहाजा वैक्सीन को लेकर अगर शकूक व शुबहात पहले मौजूद थे तो अब सूरत हाल उससे कदर मुख्तलिफ नज़र आ रही है और जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर्स का क़याम अमल में आ रहा है हम देखते हैं कि वहाँ पर लोग एक बड़ी तादाद में वैक्सीन लगवाते हुए पाए जाते हैं। ठीक, सही। समीन, जिस तरह से आपने बताया कि बड़ी तादाद में लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो अभी कुछ टारगेट जो सेट किया गया था वैक्सीनेशन का, क्या वो पूरा हो रहा है सिंध गवर्नमेंट का? किसी किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं है? वैक्सीनेशन के जो स्टॉक है वो काफ़ी है? जी बिल्कुल, वैक्सीन का स्टॉक अभी एक बड़ी तादाद में मौजूद है और बहुत से ऐसे अब लोगों की तादाद है जो पहली डोज लगवा चुकी थी और अब दूसरी डोज लगवाने के लिए सेंटर्स पर आना शुरू हो चुकी है। और एक्सपो सेंटर के हवाले से भी हमने देखा कि जो मेगा वैक्सीनेशन सेंटर ये बनाया गया है वहाँ पर पहली डोज के बाद अब दूसरी डोज का सिलसिला शुरू हो चुका है और यही एक वजह है कि दूसरी डोज के लिए आने वालों का चूँकि रश बहुत ज़्यादा है, लिहाजा कुछ दिन का गैप लिया गया है एक्सपो सेंटर में कि 3 या 4 रोज़ के बाद पहली डोज वालों को जो है वो एक मरतबा फिर मौका दिया जाएगा, पहले सेकंड डोज वालों को निपटा लिया जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है वैक्सीनेशन सेंटर पर और चूँकि अभी ख़तरा नहीं है मौजूद है, लिहाजा एहतियात इस चीज़ की भी ज़रूरी है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का एक लाजमी एहतियात करार दी गई है और कहा गया है कि आपने सोशल डिस्टेंस बहरहाल मेंटेन रखना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा रश लगाना दुरुस्त नहीं समझा जाता और इसी वजह से हम देखते हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोग जाते ज़रूर हैं लेकिन SOPs को भी फॉलो ज़रूर करवाया जाए। बिल्कुल सही। समीन, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी और आपको भी कंग्रेचुलेशन। कमिंग बैक टू लाइफ वाला सिचुएशन जो है वो अब हो रहा है कि सेक्टर्स खुल रहे हैं, हफ्ते में 2 दिन जो कारोबार बंद थे अब 1 दिन बंद रहेगा। टाइमिंग्स अलबत्ता अभी थोड़ा रिस्ट्रिक्ट ही रहेंगी लेकिन जितनी रिलैक्सेशन दे दी जाए उतना ही बेहतर होता है अगर आप SOPs को भी साथ साथ फॉलो करें। बिल्कुल, और इसके साथ साथ ये बड़ा ज़रूरी है कि अवेयरनेस कंटिन्यूसली जारी रहे क्योंकि वैक्सीनेशन के हवाले से ये बात की जा रही थी, जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि वैक्सीनेशन में लोग अवेयर नहीं थे या फिर लोग मानते नहीं हैं और ये भी कहते हैं कुछ लोगों को इसकी हकीकत का पता भी है फिर भी वैक्सीनेशन लगवाने में तो रिलक्टेंट थे, तो उनको फोर्सफुली आखिरकार लगवानी ही पड़ेगी। तो कि गवर्नमेंट का ये तरीकाकार कि पहले आप अवेयर करें उसके बाद आप सख्ती करें, ये बड़ा अच्छा तरीकाकार है। इसके तहत मेरे ख्याल में जो रिसेंटली हमने देखा है कि लाखों में मतलब 4 लाख के करीब रोजाना की बुनियाद पर वैक्सीनेशन हो रही है, तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है। एक और पॉजिटिव बात हुई जी कल जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही थी और इन अ वेरी पॉजिटिव वे, और वो ये वीडियो थी इस वार्डन के हवाले से जिसको खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलवाया गया वज़ीर आज़म से मिलने के लिए। हुआ ये था कि इस वार्डन को बीमार था, उसकी मतलब बाजू टूट गई थी, एक्सीडेंट हुआ था और वो छुट्टियों पर गया लेकिन अपनी छुट्टी से पहले ही वापस आ गया और फिर उस वार्डन को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा था। पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई वो पिक्चर जब ये ट्रैफिक को रमा-दमा रखने के लिए अपनी कोशिश कर रहे थे और फिर उन्होंने देखा ये पिक्चर जबकि एक हाथ जो है उनका बांधा हुआ है और दूसरे हाथ से वो ट्रैफिक रमा-दमा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पिक्चर जब वायरल हुई तो फिर कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इनको बुलवाया अपने ऑफिस और वहाँ पर उनसे खुसूसी बात भी की। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल हैं जी शकील और वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें कहा क्या, देखिए। बहुत खुशी हुई, मैंने तुम्हारा वो पढ़ा देखा, लोगों ने इतने लोगों ने अप्रिशिएट किया। पुलिस का सारा जो इमेज है ना वो उठ जाता है इससे। एक आदमी जब इस तरह का आवाम के लिए खड़ा होता है और इस तरह कुर्बानी अपनी देता है, सारी पुलिस का इमेज उठ जाता है। तो मैंने ख़ास आपको बुलाया था मुबारक देने के लिए, हम सबको बड़ी खुशी हुई। हमने तुम्हें इनाम भी देना।
इनाम भी देना है और अप्रिशिएट भी किया। और आप सोचिए कि ना सिर्फ इस वार्डन का बल्कि ओवरऑल डिपार्टमेंट का मोराल कितना हाई हुआ होगा। आई थिंक ये चीजें यही साहब ने भी कहा है कि एक शख्स अगर ऐसे करता है तो पूरे डिपार्टमेंट को आप एक अच्छा इमेज देते हैं, इमेज बिल्डिंग होती है आपकी। बहुत सी बातें होती हैं पुलिस को लेकर, बहुत से स्कैंडल सामने आते हैं, लेकिन अब अगर एक ऐसी चीज़ सामने आए कि वो फर्ज शनासी आ जाए सामने, या फिर जिस तरह से वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं या अपना पुलिसिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि फिर लोगों के अंदर एतमाद भी बढ़ता है, लोग खुश भी होते हैं और लोग अपनी पुलिस पर मजीद एतमाद भी करते हैं। और ये एक अच्छी बात है। और मेरे ख्याल में जिस तरह से इन्होंने अपनी फर्शनासी दिखाई है, इनको वाकई इनाम मिलना चाहिए। बिल्कुल, 2 दिन बाद वापस आ गए, बड़ी बात है। फ्रैक्चर बाजू के साथ काम कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे जी, चूंकि हम सिंध की बात कर रहे थे और सिंध ने जो रिलैक्सेशन दी है कोरोना SOPs के हवाले से, और इसके साथ साथ वैक्सीन का प्रोसीजर वहां पर क्या है, और अभी जो कोरोना वैक्सीन के हवाले से स्कैंडल है, इस पर हम बात करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ सिंध कासिम सोमनो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। बहुत शुक्रिया जी वक्त देने के लिए। ये जो कल वज़ीर आला ने नोटिस लिया एक्सपो सेंटर कराची में होने वाले इंसिडेंट का कि वैक्सीन लगाए बगैर ही सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे थे, कासिम साहब इस तरह की नेग्लिजेंस मैं समझती हूँ गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं होती है, ये आपकी ओवरऑल आपके कॉज के अगेंस्ट होती है। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। मैं सबसे पहले तो हमारा जो गवर्नमेंट के तौर पर इवन गवर्नमेंट आपका मीडिया का जिस तरह से कोऑपरेशन रहा है इस पूरे पेंडेमिक के अंदर, और उसके बाद वैक्सीन ड्राइव के ऊपर भी जिस तरह से मीडिया ने जो रोल प्ले किया, दैट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वी अप्रिशिएट दैट एंड वी रियली थैंक यू। फिर उसके बाद जो लोगों ने जिस तरह से कोऑपरेट किया वो भी बहुत शानदार जबरदस्त है। लेकिन अब जो ये इस तरह के इंसिडेंट जिस तरह आपने कहा, देखें ये अब एक पूरा वैक्सीन सेंटर जिसमें 96 क्यूबिकल्स हैं, अब 50 और आ गए, तो ये इतने सारे 146 क्यूबिकल्स के अंदर आपके पास 25-30, तो हम ये अब यार ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध में हेल्थ डिपार्टमेंट का मामला नहीं है, लेकिन ये हमने आउटसोर्स किया हुआ है ताकि वो डेटा एंट्री के तौर पर। अब हम वो बच्चे या तो अब हमें अरेस्ट किया, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आपको पता चलेगा, या तो किसी ने जानबूझ के स्टिंग करवाया, किसी को जानबूझ के एक जो आपने पॉइंट रेज किया ना, दैट इज आवर कंसर्न कि ये आपका नेगेटिव पॉइंट हमारे सिंध गवर्नमेंट की दुश्मनी नहीं या वैक्सीन सेंटर की दुश्मनी में आप जो मर्जी करना करते रहें, लेकिन ये पूरे मुल्क का नाम बदनाम होगा। कल को कोई जमीन वैक्सीन किसी मुल्क के साथ ट्रैवल करेगा तो उसके साथ भी मसाइल होंगे। तो इस किस्म की ये नेगेटिव जो है ना वो ये जो ना कोई किसी किस्म की रेटिंग के लिए करता है तो दैट इज नॉट अ फेयर बेसिकली एटीट्यूड। हम अपनी खामियां बताते भी हैं, आपके साथ शेयर भी करते हैं, आप भी पॉइंट आउट करते हैं, हम इसको ठीक करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मुल्क के साथ इस तरह की जो है ना वो एक्टिविटी जो है वो आप करें जिससे मुल्क में आपका नाम जो है वो खराब हो। तो ये लेकिन ओवरऑल लोग बड़ा वैक्सीन के लिए लोग अब आस्ता आस्ता माइल भी हो रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। और फिर मैंडेटरी हो गया बहुत सारे मल्टीनेशनल के लेकर गवर्नमेंट सेक्टर में। अब हमने स्कूल खोले तो हमने टीचिंग स्टाफ जितने भी स्कूल के अंदर जितने अमला है सबके लिए जो है वो वैक्सीन मैंडेटरी दिया, तो वो भी सोमरू साहब, कासिम सोमरू साहब, आपने जिस तरह से बताया है कि सख्ती की जाएगी और ऐसे अमले को सजा भी दी जाएगी, लेकिन साथ आपने कहा कि लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं वैक्सीनेशन करवाने, इसका मतलब लोगों का एतमाद बढ़ है। तो कुछ टारगेट सेट किया गया है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कि रोजाना कितनी वैक्सीनेशन करनी है, लोग कितने आ रहे हैं, और आइंदा के लिए क्या पैटर्न बनाया गया? सर देखिए, हमने हमारी जो कुछ दिन पहले टास्क फोर्स हुई थी, हमारी कल की टास्क फोर्स की मीटिंग में उसको रिवाइज किया। हमने टारगेट सेट किया है तकरीबन 18 मिलियन पीपल इन 3 मंथ। इसका मतलब ये कि हम 2 लाख जो है वो डोजेज पर डे एडमिनिस्ट्रेट करें पूरे सिंध के अंदर, जिसमें 75,000 हमने कराची के लिए रखा है और बाकी जो है सिंध के बाकी जितने बड़े शहर और जो हमारी रियल सोसाइटी है, ठीक है। फिर हमने हर शहर के लिए अंदर मास वैक्सीन सेंटर भी बना रहे हैं। कराची में जैसे बन गए हैं, हैदराबाद में इंशाल्लाह कल 25 से इनागुरेट हो जाएगा। फिर पत्थर है, लालकाना है, खैरपुर है, लिट्टूखास है, नवाबशाह है, जो बाकी बड़े बड़े शहर। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, हमने हर जिले के अंदर डिप्टी कमिश्नर और हमारा DSO जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है इसके साथ मिलकर हमने हर जिले में 35 से 40 के दरमियान मोबाइल टीम्स बनाई हैं, तो जो घरों में जाकर, गाँव में जाकर, मोहल्लों में जाकर
एडमिनिस्टर करेंगे, इसका मतलब है कि हमें 2 लाख वैक्सीन पर डे चाहिए। अब इस वक्त थोड़ी सी हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, फेडरल गवर्नमेंट के पास यकीनन वो भी अंडर स्ट्रेस है, तो हम चाहते हैं कि अगर वो हमें प्रॉपर हमें इस टारगेट पे अगर हमें वैक्सीन प्रॉपर मिलती रहेगी तो इंशाल्लाह लजीम आप देखेंगे कि हम 3 महीनों में 18 लाख से 2 करोड़ लोगों 1 करोड़ 80 लाख से 2 करोड़ लोगों तक हम इंशाल्लाह वैक्सीन एडमिनिस्टर कर जाएंगे विदिन 3 मंथ, ताकि हम फिर सिंध जो है वो कम से कम इसके लीड इस बात में लीड लेके हमें जो है 70% और मोर देन 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो जिसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं वो हम अचीव कर लें, फिर हमारे पास हम अपना कारोबार जिंदगी जो है वो जो नॉर्मल के साथ वापस इसी तरह से हम खेलें कूदें और इंजॉय करें। जी जी सुमरू साहब, जैसे अभी आपने कहा और हम भी बात कर रहे थे कि पहले अवेयरनेस फैलाएगी फिर उसके बाद सख्ती की गई, क्विकली अगर आप बता सकें कि सख्ती में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें रोकने का मामला तो आया था, अब सिम ब्लॉक करने का भी हतमी फैसला सामने आया है, क्या इससे भी लोग जो है वो और इंक्लाइन होंगे टुवर्ड्स वैक्सीन? हम सॉरी मैं आपका बात कर रही थी, समझ नहीं आई। समझ साहब मैं ये कह रही हूँ कि पहले अवेयरनेस फैलाई फिर थोड़ी सी सख्ती की, जैसे सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह रोकी, सिम ब्लॉक करने का जो डिसीजन है क्या वो फाइनल हो चुका है, उससे भी लोग इंक्लाइन होंगे वैक्सीन की तरफ? सिम क्या सिम ब्लॉक कर दी जाएगी जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे? हमारे पास सिम ब्लॉक करने का देखिए अभी हमने तो ये कहा नहीं है, लेकिन देखें अल्टीमेटली आपके पास एक ही ऑप्शन बिल्कुल जाके एंड ऑफ द डे ये बचे कि जी आप हम चाहते हैं कि लोग ने जिस तरह से हमारे साथ गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन एमसीओसी की इंस्ट्रक्शंस हम आपका जितना तावन सबको जिस तरह से लोगों ने लेके चले हैं कि अब वॉलंटियर किया है खुद को, डिसिप्लिन किया है खुद को, अपने नुकसान बर्दाश्त किए हैं, ताजुनों से लेकर आम जो हमारे वर्कर सोसाइटी के जो आम लोग हैं, हम चाहते हैं कि लोग इसको खुद वॉलंटियर करें। बिल्कुल सर। हम हर अब मुस्तकिल सख्ती करते रहेंगे तो एंड ऑफ द डे एक दिन ऐसा आएगा कि लोग जो है वो इरिटेट होंगे, घरों से बाहर निकलेंगे और फिर वो जो रिट है ना सरकार की चलेगी और ना फिर ये जो कोरोना है ये तो नहीं देखेगा कि आपने कौन किसके अगेंस्ट और क्या मुजाहरे कर रहे हैं। हम चाहते हैं कासिम सोमरू साहब आपकी बात जो है वो वही है और आपने बड़े सही निशानदेही की कि ज़्यादा सख्ती भी नहीं हम कर सकते, लोगों को ग्रेजुअली आपने अवेयर करें और आहिस्ता आहिस्ता लोग जब करवाएंगे वैक्सीन उससे नंबर्स भी बढ़ेंगे और थोड़ी बहुत सख्ती करनी होगी, इतनी ज़्यादा हम लोग एंड मईरस पर नहीं जाएंगे। पैरेलली सख्ती करते रहें क्योंकि अगर आप सख्ती नहीं करेंगे तो यकीन जानिए जो एक खास परसेंटेज है ना वो बाकी कभी भी नहीं आएगी इसकी तरफ, लेकिन लेट्स सी ये गवर्नमेंट का काम है डिसाइड करना और लोगों को अकोमोडेट करना। हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। अक्सर हम आपको कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ के बेनिफिट्स बताते हैं कि उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं और आप उसको किस किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का हमारा जो फूड आइटम है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है बेजल सीड, जिसे उर्दू में आम गलतुल आम कह लें या आम तौर पर हम उसे कहते हैं तुख्म लंगा, लेकिन उसको तुख्म बागंगा भी कहा जाता है। तुख्म बलंगा जैसी कुदरती नेमत, यानी कि अक्सर हमने देखा है कि यूज़ भी होता है बहुत सी मुख्तलिफ इकसाम में, तो उसमें हम जहाँ जहाँ पर यूज़ होता है और इसके फ़ायदे क्या आपको बताते हैं। तो जी सेहत का एक ख़जाना है इसमें और तबी फ़वाइद से ये भरपूर है। गर्मियों में तो मुलंगा का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसका बाकायदगी से इस्तेमाल जिस्म की गर्मी को ख़त्म करता है और ठंडक पैदा करता है और ये इंसानी सेहत के लिए हर लिहाज से फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पर आजकल के सीज़न में। एंटीऑक्सीडेंट की सलाहियत इसमें पाई जाती है जी, ओमेगा 3 भी वाफर मकदार में मौजूद होता है और दीगर जितने भी सीड्स हैं उनकी निस्बत 60% से ज़ायद ओमेगा 3 इसमें पाया जाता है। तुख्म लंगा के पौधे का शुमार उन पौधों में किया जाता है जो सबसे ज्यादा फैटी एसिड की मिकदार रखते हैं और ये हाई कोलेस्ट्रॉल को महफूज रखने में, दिमाग को मजबूत करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जबरदस्त। और इसके साथ साथ अगर आप इसका इस्तेमाल की बात करें तो जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो और मजीद क्या फ़ायदे हो सकते हैं। चेहरे की खूबसूरती में इजाफा करता है। तुख्म लंगा के बीजों में हर किस्म की सोजिश और खारिश को रोकने की ऐसी खुसूसियात मौजूद होती हैं जिसमें जिल्द में नमी को बरकरार रखने में मदद देती हैं। ना सिर्फ ये कि बल्कि जिल्द पर होने वाले सुर्खी को कम करके दानों को पैदा होने से भी ये रोकती है। बिल्कुल, यानी कि एंटी एक्नी के तौर पर ये इस्तेमाल किया जाता है। एक रिसर्च में ये भी आया है कि तुख्म लंगा का जो तेल है वो जल्द में पानी की कमी नहीं होने देता है और इसके साथ साथ इससे हासिल होने वाला तेल हर तरह से स्किन के लिए और बालों के लिए बड़ा मुफीद होता है। सर्दियों में अक्सर चेहरे के साथ साथ कोनियों और एड़ियों पर जो स्किन ड्राई हो जाती है, ऐसी सूरत में भी अगर आप तुख्म लंगा का ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो वो बेहद फायदेमंद, मतलब अच्छा मॉइस्चराइजर जो है उसके तौर पर इस्तेमाल
मॉइस्चराइजर है जी। और इसके साथ सर्दियों में आम मौसम में जिस्म से किसी खुशकिस्म पर अगर तेल लगाएं जैसे कि आपने बताया तो इससे फ़ायदा होगा। फिर इसमें ऐसे अज्जा भी पाए जाते हैं जो चेहरे और हाथों पर बढ़ती हुई उम्र के असरात को रोकने में मदद देता है। तुख मलंगा के तेल में एंटीऑक्सीडेंट और इसके साथ साथ ऐसे फ़ायदा पाए जाते हैं जिससे आपकी मॉइस्चराइजिंग बेहतर हो जाती है। और इसमें अल्फा लिपोटिक एसिड भी मौजूद होता है जो कि एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर है। ये झुर्रियों और लाइंस जो आपके चेहरे पर बन जाती हैं उसको बनने से भी रोकता है। एंटी एजिंग है। तो मतलब आप देख लें कितना ज़्यादा फ़ायदा है। बालों का जिक्र भी इसमें कर लेते हैं। प्रोटीन की कमी इसमें बालों को बढ़ने से रोकती है, तो इस कमी की वजह से बाल दो मुंह भी हो जाते हैं। तुख मलंगा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बुनियादी तौर पर प्रोटीन फराहम करके काम कर जाता है और जो बालों की नशोनुमा में अहम समझा जाता है। बिल्कुल, इसके अंदर जिंक भी होता है जो कहा जाता है आपकी स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा है, जिसके लिए आप अक्सर फूड सप्लीमेंट्स यूज करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दैट आप तुख मलंगा इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा आसान है जिसको इस्तेमाल करना। उसके बीजों को पानी में भिगो कर रखें, ओवरनाइट भिगो कर रखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा और आप उसको सुबह उठकर पी लें। और पीने में इसका टेस्ट सच टेस्ट नहीं होता बट इट ऐड फ्लेवर टू द थिंग। फालूदा में इस्तेमाल होता है, आप शरबत में इस्तेमाल करते हैं, किसी भी किस्म का शरबत हो, क्योंकि ठंडक का एहसास होता है। और गर्मियों में शरबत जब पिया जाता है तो उसमें फिर आपको पता है कि इस तुख मलंगा से ना सिर्फ जिंक आता है, आयरन आता है, बल्कि प्रोटीन भी आ जाता है जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बड़ा बेनिफिशियल। बिल्कुल, आपने ओवरऑल हेल्थ की बात की तो वजन कम करने में इस्तेमाल होता है जी। प्रोटीन की मिकदार बेहतर होती है, हड्डियां मजबूत होती हैं, सेहतमंद हाजमा होता है, मतलब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें बेहतरी होती है और पट्टों और टिश्यूज की मजबूती में भी अहम किरदार अदा करता है। इतनी सी चीज आपको इतने सारे फायदे दे तो फिर इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आप लोग अब ज्यादा नहीं ले सकते तो थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करें एंड देन रीच टू दैट क्वांटिटी जो आपको सूट करती है आपके किसी भी जूस के अंदर, किसी भी चीज के अंदर। एक ब्रेक लेते हैं फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब हम बात करेंगे कल होने वाली एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने की और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लिया और कहा कि पीटीआई नाला पार्टी बन चुकी है और सब नाले में बह जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वफाकी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कि ये लोग कहते हैं कि सिंध को पैसे नहीं देंगे, ये लोग खा जाते हैं। विफाक सिंध को पैसे देकर एहसान नहीं कर रहा, 70% रेवेन्यू भी सिंध ही इकट्ठा करता है, इसलिए हमारे हिस्से के मुताबिक हमें पैसे दिए जाएं। और इन्होंने ये भी कहा कि 742 अरब रुपए में से विफाक ने पहले ही 62 अरब रुपए काट लिए हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग कल उन्होंने बात की, उन्होंने कहा ग्रोथ अगर बढ़ रही है तो फिर टैक्सेस भी बढ़ने चाहिए। टैक्सेस में इजाफा उस तरह से नहीं हुआ यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन में। तो फिर उन्होंने ये भी बात की विफाक के हवाले से। उन्होंने कल ये भी कहा कि जो मामला है हम किसी पर इल्ज़ाम ही लगा रहे, वाटर इशू पर भी उन्होंने बात की एक बार, फिर उन्होंने ये डिस्कस किया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो मेगा प्रोजेक्ट्स थे उन पर कोई बात नहीं करता, उनको रोक दिया गया और सिर्फ नालों के हवाले से या फिर ये जो तजावुज़ात है इन पर ही बात की जाती है। तो फोकस जो है फेडरल गवर्नमेंट का मेगा प्रोजेक्ट्स पर नहीं है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि जब हम बात करते हैं विफाक वर्सेस सिंध की तो एक लफ्जी गेम चल रही है, ऐसे लफ्जी वार चल रहे हैं और ये उन तमाम बातों का जवाब है जो फवाद चौधरी साहब ने की, जो असद उमर साहब ने की और दीगर हुकूमती अराकीन ने की सिंध के हवाले से। अब सिंध पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ जवाब दे रहा है बल्कि सामने आकर बात भी कर रहा है। इस पूरे इशू पर हम बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट हमाद गजनवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हमाद साहब अस्सलाम वालेकुम। हमाद साहब, कुछ दिनों से, बल्कि काफी दिनों से ही, लेकिन कुछ दिनों से ज्यादा हो गया सिंध वर्सेस फेडरल, एक सवाल आता है जवाब आता है, उधर से सवाल आता है फिर जवाब आता है। आपस में बैठकर मामला तय क्यों नहीं कर लिया जाता? असल में तो आवाम बेनिफिशियरी होगी ना, वो चाहे सिंध की हो या पंजाब की हो या कहीं की भी हो, अंडर तो वो पाकिस्तान ही आती है। मशवरा दिया, बल्कि बुजुर्गाना मशवरा दिया कि आराम से बैठकर अपने मामलात को आप हल कर लीजिए, लेकिन काश हम ऐसा कर सकते हैं। हम तो ये पाकिस्तान ने एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की ख्वाहिश जो है वो आज तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती और सूबों को हुकूक देने के मामले में हमने कंजूसी का मुजाहरा किया, हमेशा ही किया। यानी पहले तो हम तमाम सूबाई जो क़यादतें थी, आप लोगों को आपने पढ़ा होगा कि वो सब जो थे उनको गद्दार करार दे दिया जाता था। क्यों? इसलिए कि वो अपने सूबे के हुकूक की बात करते थे। और यही यानी बाचा खान, वली खान, उधर मरी साहब या मुफ्ती साहब, ये सब बजंजो साहब, इन सबके साथ ये हुआ। अच्छा, और मुजीबुर रहमान साहब के साथ भी हुआ। अच्छा, अब आज भी हमारी मुक्तदरा और हम लोगों की यही ख्वाहिश है। अब देखिए 3 सूबे हैं, पीटीआई की हुकूमत है, एक सूबा है सिर्फ यहाँ की, तो आपने ठीक कहा कि मामलात को क्यों नहीं तय किया जा सकता, और मामला तय करने का तरीका सिर्फ एक है, और तरीका यह है कि आप आईन के मुताबिक
चलना शुरू कर दीजिए। आपके पास एनएफसी अवार्ड मौजूद है, आपको वैसे तो हर 5 साल बाद होना चाहिए, वो भी हम नहीं करवा पाते, लेकिन चलिए जो भी आपके पास मौजूद है उसे ऑनर तो कीजिए। आपने वाटर अकॉर्ड अगर किया है, देखिए मैं सुन रहा था उनकी गुफ्तगू कल मुराद अली शाह साहब की, उन्होंने कोई नुक्ता नजर बयान नहीं किया कि जिससे हम इत्तफाक भी कर सकते हैं और इख्तलाफ भी कर सकते हैं, ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते। वो तो फिगर्स पढ़ रहे हैं और फिगर्स भी हुकूमती डॉक्यूमेंट्स में से पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आपकी बढ़ गई है जीडीपी, एकदम वो 2 से 4% पे चली गई है और टैक्सेस आपके 4900 से 4700 पे आ गई। ये कोई अक्ल मानती है इस बात को? आप अच्छा चलिए ये भी हो गया, फिर आपने एक हिस्सा रखा है, वो डिविजिबल पूल है ट्रेड ट्रांसफर में से आप जो देते हैं, आप उसमें जो आप लिखा हुआ है वो आप हिस्सा दीजिए। इसी तरह वो भी बात उनकी बिल्कुल फैक्ट्स पे मबनी है कि वाटर अकॉर्ड है आपका एक, उस वाटर अकॉर्ड के तहत उसमें लिखा हुआ है कि जब आपके पास पानी की शॉर्टेज हो जाएगी तो उसको बराबर तकसीम किया जाएगा। तो ये कैसे हो सकता है कि आप सिर्फ को 35% हिस्सा काट लें और पंजाब का 25% काटें, या आप देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा को उसके हिस्से से ज्यादा पानी दिया जा रहा। तो ये मेरा ख्याल है उनकी जो गुफ्तगू थी उसमें मुझे तो, अब मैं यानी उनसे इतना नुक्ता ढूंढता रहा एतराज का, लेकिन वो जो फिगर्स पढ़ रहे थे उस पर अब किस तरह एतराज किया जा सकता है? अच्छा वैसे मैं आपको ये एक इजाफी बात बता दूं, इजाजत दे दो। जी। मैं इनके बारे में, मुझे पहले भी कुछ जाती तौर पे हम इस पर नजर रखते थे कि जब चीफ मिनिस्टर्स हैं जब ये इकट्ठे होते हैं तो इनकी क्या परफॉर्मेंस होती है। तो पंजाब के हमारे चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे ख्वाजा जाहिद सईद साहब, जो शहबाज शरीफ के बड़े मद्दाह थे, लेकिन उन्होंने मुझे एक से ज्यादा दफा बताया कि मुराद अली सईद, ये मुराद अली शाह साहब जो मीटिंग में आते हैं तो ही इज द मोस्ट प्रिपेयर्ड चीफ मिनिस्टर, यानी इस कदर उनकी टिप्स पे चीजें होती हैं। तो उन्होंने इस चीज का मुजाहरा वो कल भी कर रहे थे। जी जनाब, आप कुछ गजनी साहब, अब आपने जिस तरह से कहा है कि फैक्ट्स बयान किए, ये बताइएगा कि ये भी उन्होंने कल चंद दिन पहले कहा था कि बाकी मुल्क तरक्की कर रहे हैं, हमें खुशी है। कल चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि बाकी मुल्क तरक्की कर रहा है, लेकिन सिंध में तरक्की नहीं हो रही है। इसकी वजह वज़ीर आला साहब ने तो यही कहा कि विफाक पैसे जो है हमें नहीं दे रहा। आपको क्या लगता है वजह वाकई सिर्फ यही वजह है कि विफाक की तरफ से जो पैसे ग्रांट होने थे NFC अवार्ड या दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नहीं मिल सके? मेरा ख्याल है ये जो बात सारी जो आर्गुमेंट की बेस है ना, प्रेमिस, मैं उससे मुत्तफिक हूँ। ये कह देना कि पाकिस्तान सारा तरक्की कर रहा है और सिंध जो है वो नशेब की तरफ जा रहा है, ये मेरा ख्याल है खिलाफ वाक़या बात है। हाँ, सिंध के तो मसाइल ही मसाइल हैं, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन क्या पंजाब के मसाइल नहीं या बाकी बलूचिस्तान के मसाइल नहीं आपको नजर आते? बलूचिस्तान के तो संगीन मसाइल हैं। और बल्कि वहां का, ये मैं कल सुन रहा था कि 158 आर्टिकल का वो हवाला दे रहे थे ना, उन्होंने कहा भी उसमें लिखा हुआ है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज निकलती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो आप सबसे पहले उसका जो हक है वो उस इलाके के, जो गैस निकली थी सुई से, वो तो दिहाइयां गुजर गई, वो पहुंच नहीं सकी सुई में, यानी 4 मील दूर नहीं पहुंच सकी, और उसको हमने सारे पाकिस्तान लाहौर तक हम ले आए। अच्छा, तो ये एक सियासी गुफ्तगू है, ये ठीक है, ये होती है हर दौर में कि ये जगह ज्यादा तरक्की कर रही है वो नहीं कर रही, लेकिन सिंध उतनी ही तरक्की कर रहा है या उतनी ही आप कहिए कि खराबी कर रहा है जितने के इस बाकी सूबों में हो रहा है। हाँ, ये बात उनकी दुरुस्त है कि आप फेडरेशन वहां जाए और जाके कहे हम नाले दुरुस्त करें, ये मज़ाक़ खेज बात है, ये बिल्कुल ठीक। क्या आपने वहां पर गए हैं तो आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं कि, और वो भी प्रोजेक्ट को ठीक कह रहे थे कि आप किसी हुकूमत से पूछेंगे तो सही, सिंध हुकूमत से आप पूछेंगे कि भाई आप अपनी प्रपोजल, हम उसमें से फिर कुछ सिलेक्ट आपस में बैठ के इस पर भी बात करें जैसे आप कह रही थी। तो ये नहीं हो सकता कि आप वहां जाए और जाके आप नालों के नाम पे सियासत शुरू कर दें और फिर आपको स्पोर्ट में सिंध तो तरक्की नहीं कर रहा जी, बाकी सूबे जो है वो तो टेरस बन गए। ये सियासी गुफ्तगू है असल में, और मेरा ख्याल है इसको इसी स्ट्राइड में लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल गजनवी साहब, जैसे आपने कहा ये सियासी गुफ्तगू है। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले असद उमर साहब ने भी यही कहा कि नाले बनाना फेडरल का काम नहीं है, अब कराची में अगर हुकूमत काम नहीं करेगी तो हम बनाएंगे। फवाद चौधरी साहब ने आड़े हाथों लिया, उन्होंने कहा कि हम इनको पैसे नहीं देंगे, ये तो खा जाते हैं। इस तरह की बातें करके आप लेफ्ट आउट फील करा रहे हैं, एक सौतेलों जैसा सलूक ओवरऑल भी नजर आ रहा है। जैसे आपने कहा कि ये मशवरा दिया कि बैठकर बात करनी चाहिए, तो पहल फेडरल की तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि वो एक बड़ा पूरे पाकिस्तान की हुकूमत है, वो उनको इनिशिएटिव लेकर बिठाकर बात करनी चाहिए। लेकिन वो तो ऐसे लग रहा है कि जी बस ओपोनेंट ही वो है, वो तैयार ही नहीं है पैसे देने को, वो कहते हैं हमने देना ही नहीं है। तो फिर सिंध कैसे ऊपर जाएगा? या क्रेडिट लेना चाहते हैं वो कि हम खुद काम कर लें? ऐसे तो नहीं होता किसी भी खास तौर पर जमहूरी हुकूमत के साथ।
आपने तो पहले खबर दी, फिर आपने उसका तजिया फरमा दिया, और क्योंकि मैं इतने आपके दिनों तजिए से ये से मेरे दिल में अब मैं इसके बस- बंद हुआ है कि क्यों नहीं ये सॉर्ट आउट हो रहा, क्यों इतनी लड़ाई। हाँ, गलती हाय मजामी मत पूछ, लोग नाले को रसा मानते हैं। ये नाला जो है मुझे लगता है ये उन नालों में शामिल है। ये आपने दुरुस्त कहा। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो 18वीं तरमीम है ना, इससे कुछ लोगों को बड़ी, आपको मालूम है कि वो पसंद नहीं करते इसे और इसे खत्म कराना चाहते हैं। तो वजह क्या है, क्यों खत्म कराना चाहते हैं? मसला ये है कि आपने जो पैसे तय किए हैं सूबों के, उससे उनके फंड में इजाफा हुआ, वो अपने बहुत से काम उससे कर सकते हैं, और वो जो डिपेंडेंस थी फेडरेशन पर, फेडरेशन कहता हूँ सेंटर के ऊपर, तो वो उनकी कम हुई है। तो इससे उनको रूम मिला है जिसमें वो प्ले कर सकते हैं अपनी डेवलपमेंट का काम। अब आपने जब उस 18th अमेंडमेंट का मतलब क्या है, 18th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की पाबंदी अगर आप नहीं करेंगे, आप उनके पैसे पूरी तरह जारी नहीं करेंगे, तो फिर ये तो वही बात है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि आपका तो कॉन्स्टिट्यूशन जब मुल्क बना था ना, मैं आपको बताऊं, तो पाकिस्तान में आइन नहीं बन सका 9-10 साल। क्यों नहीं आइन बनता था? आइन इसलिए नहीं बनता था कि सूबों को हुकूक देने का मसला था। तो हम कभी 1 यूनिट बनाते थे, कभी हम लोगों को कहते थे कि भाई आप अपने हुकूक छोड़ दें, आपकी पॉपुलेशन तो ज्यादा है, ये मशरकी पाकिस्तान को हम कहते थे, लेकिन आप हमसे 50-50% कर लेते हैं, तो आप भी 50% रिसोर्सेज ले लें, मेंबरशिप्स भी 50% ले लें, और हम रिसोर्सेज तो खैर हम 50% देने पे भी तैयार भी थे, लेकिन हम कहते थे कि आपको हम 50-50% अरेंजमेंट के तहत आपके भी मेंबर होंगे, हमारे भी मेंबर होंगे। यानी मैं कह ये रहा हूँ कि उस वक्त भी हमारा मसला जो था वो पॉपुलेशन को हमें समझ नहीं आती थी कि किस तरह मैनेज करना है। आज भी सिंध का लगभग यही मसला है। वो जो कह रहे हैं ना कि आपने हमें 42 मिलियन, मेरा ख्याल है वो कह रहे हैं, आपने हमें दिखाया है जी, तो जबकि हमारी एक्चुअल जो आबादी है वो शायद 67, वो क्लेम कर रहे थे। तो मैं का प्रॉब्लम जी कंफर्म तो नहीं कर, 2 करोड़ आबादी का फर्क है जी, बिल्कुल कंफर्म तो नहीं कर सकता, लेकिन जी 2 करोड़ आबादी का फर्क है, लेकिन उनका आर्ग्यूमेंट जो था ना, उनकी दलील मुस्कत थी। यानी जब उन्होंने कहा कि देखिए सारे मुल्क में हाउस होल्ड, एक घर में रहने वाले तादाद जो है एवरेज पे लोगों की इतनी बनती है, जबकि सिंध की सबसे कम है, क्या वजह है? आप इसकी कोई दलील देंगे ना, तो दलील का वो उनकी बात जो है वो दुरुस्त है। हमारा रवैया असल में पहले दिन से जो था, आज भी वही है। देखिए पीटीआई के मंशूर में एक बात लिखी हुई, बड़ी अच्छी बात है कि आपने इक़्तिदार को सूबों तक मुंतकिल नहीं करना, सिर्फ आप तो इससे आगे जाना चाहते हैं। आप तो यानी गली मोहल्ला टाउन लेवल पर आना चाहते हैं। तो आप सूबे पे, जहां पर एक सिर्फ सूबा जहां पर आपकी हुकूमत नहीं है, वहां पर आपकी ये तलखी हो रही है। मेरा ख्याल है ये हुकूमत को, आपने सही कहा कि बड़े भाई का किरदार अदा करना चाहिए, और बड़े भाई का कम से कम ये काम तो हो कि वो कानून के मुताबिक चले। यानी जो आइन लिखा है, जो हमने अकॉर्ड्स किए हैं सूबों ने, उसमें जो वायदे किए उनसे वो तो पूरे किए जाए। बिल्कुल सही गजवी साहब, वो फैक्ट पे बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया गजनवी साहब, और आपने बात सही की कि एनएफसी अवार्ड ये सब कुछ आइन में है, कानून में है, आप एटलीस्ट उसी को अगर फॉलो कर लेंगे तो ये तमाम मामला जो है वो आसानी से हल हो सकते हैं। सिर्फ आपने जो आपके फ़र्ज़ है कि आपने जो उनका ड्यू अमाउंट है वो देनी है, तो मेरा ख्याल आधा मामला तो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। और फ़र्क यहाँ पे साफ जाहिर हो जाता है कि जब आप फिर आर्टिकल 140 की बात करते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन कराने हैं या नहीं कराने हैं, तो आपको सिंध में तो याद आ जाता है कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है जी, बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे। पंजाब आपको नजर नहीं आता, क्यों? क्योंकि पंजाब में आपकी अपनी हुकूमत है, ना बल्दियाती इदारों की बात की जाती है, ना अदालत के अहकामात पर अमल दरामद होता है, जो उन्होंने कहा कि रीइंस्टेट कर दें, बहाल कर दें। तो ये फर्क जो सलूक किया जा रहा है ना, उसका वो वाज़ेह तौर पर नजर। लेट्स होप कि अब चीज़ें बेहतर हों। अभी एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे, एक रीसेंट रिसर्च सर्वे आया है रिसर्च कंपनी IPSOS की जानिब से। पाकिस्तान में जो सर्वे हुआ उसके मुताबिक जो बताया गया कि 77% पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने ये कहा है कि उनके मुताबिक पाकिस्तान की जो सिमत है इस वक्त वो गलत है। बिल्कुल, और 8% ने यह कहा कि मईशत को मजबूत
जो है वो किया जा रहा है। फिर उसके अलावा पाकिस्तानियों ने मुआशी जो सूरत हाल है 36% पाकिस्तानियों ने उसको अच्छा भी करार दिया। और इसके अलावा 47% पाकिस्तानी मईशत की मजीद कमज़ोर होने के खदशे का भी इजहार किया। उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि ये मजीद आइंदा जो टाइम है वो कमज़ोर पाकिस्तान इकॉनमी की तरफ जा रहा है। उसके साथ साथ मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर उन्होंने कहा कि आइंदा 6 माह में बेहतरी के सवाल पर जब पूछा गया तो 41% ने मायूसी का इजहार किया और 72% ने बेहतरी के लिए पुरुमीद होने का भी कहा है। बिल्कुल, और ये सर्वे किया गया जी 1000 पाकिस्तानी आवाम से जो ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर द कंट्री जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। फिर उसकी कैलकुलेशंस जो हैं वो अब आपके सामने हैं। और इसके साथ साथ ये जो कंडक्ट किया गया था, ये जब सर्वे हो रहा था वो दिसंबर 4 से दिसंबर 6 तक 2020 में हुआ और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो अब सामने आए हैं। लेकिन बहुत से लोग, यानी कि जैसे इसमें ये भी कहा गया कि 21% लोग जो हैं वो ये बिलीव करते हैं कि मुल्क सही डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन 79% लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि मुल्क सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा और वो कुछ ना कुछ गड़बड़ और गलत चल रहा है। और इसके साथ साथ इस सर्वे में ये भी बताया गया कि कितने % लोग हैं जो कि समझते हैं कि उनके हालात बेहतर हुए हैं, कितने उम्मीद रखते हैं कि मज़ीद आइंदा आने वाले सालों में बेहतर होंगे। तो ये दिसंबर में जब लिया गया था सर्वे, तो उसके बाद अब रिपोर्ट जारी हुई है। आई होप कि जब नेक्स्ट ईयर जो सर्वे हो उसमें लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो, कुछ बेहतरी आए, क्योंकि यही बेहतर पाकिस्तान की नंबर्स भी बढ़ गए ना, जीडीपी रेशो भी उन्होंने बढ़ा दी। अब जो अनाउंस की है, बजट जो अनाउंस किया, उसके बाद के इम्पैक्ट जो है वो ऑब्वियसली इस साल के इस रिसर्च सर्वे में जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी, और एक और हैरान कुन चीज वो ये हो रही है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ा तगड़ा खेल रही है, फॉर्म में। मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पता नहीं क्या खाया है, लेकिन आप देखिए कराची किंग्स को हरा दिया और बड़े आराम से लाहौर कलंदर्स को भी बड़े आराम से हरा दिया था। बट मुझे लगा कि चलो इट वाज अ बैड डे फॉर लाहौर कलंदर्स, बट कल कराची किंग्स को टफ टाइम देके हरा दिया। और आप ये देखें कि जो स्कोर था वो हाई स्कोर गेम था। 190 रन बनाए 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर पहले कराची ने, और फिर बड़े आसानी से, जैसे आपने बताया कि 18.4 ओवर्स में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये सिर्फ 2 विकेट्स के नुकसान पर स्कोर पूरा कर लिया, यानी कि 8 विकेट से बड़े इजीली मैच अपने नाम कर लिया। मुझे ऐसा लगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुझे जवाब दे दिया जो मैं कल कह रही थी कि पहले बैटिंग करते हैं तो जीत जाते हैं, वो उन्होंने चेस करके भी जीत लिया और कराची किंग्स को ही हरा दिया। लेट्स सी जी आगे ये क्या क्या करते हैं। अब टाइम स्कोरिंग और टेबल के ऊपर मुझे लग रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड इंपॉर्टेंट बैटिंग जिन्होंने बहुत जबरदस्त स्कोर किया, बाबर आजम ने तो किया ही कराची की तरफ से, लेकिन खैर वो तो टीम में मैच नहीं जीत सकी। लेकिन जो दूसरी तरफ कॉलिन मुंड्रो हैं, उन्होंने कल 56 बॉलों में 88 रन बनाए। और फिर इफ्तिखार अहमद जो पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं, उन्होंने कल बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है कि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि 39 बॉलों में 71 रन बनाए हैं, 5 छक्के और 5 चौके लगाकर। इफ्तिखार अहमद के बारे में अक्सर बात की जाती है कि वो कभी कभार चलते हैं, लेकिन जब वो कल चले हैं तो फिर वो ऐसा चले हैं कि उन्होंने बिल्कुल वन साइडेड मैच कर दिया और आसानी से मैच जितवा दिया। बिल्कुल, उन्होंने जो वन डाउन के साथ बेहतरीन पार्टनरशिप का मुजाहरा किया, उससे ऑब्वियसली प्रेशर भी पड़ा कराची किंग्स के ऊपर और वो नजर भी आ रहा था, और आखिर तक जो है वो नॉट आउट भी रहे। और इसके साथ साथ जब हम पूरा ओवरऑल मैच का जिक्र करते हैं तो जैसे कहते हैं ना कि ऑलरेडी एक्सपेक्टेशंस सेट होती हैं, तो आप ये मैं तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट नहीं करी थी। मुझे लगा था कि कराची किंग्स स्ट्रॉन्गर है और वो जीत। आज क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? आज तो 2 मैच हैं, डबल हेडर्स है। आज मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ जी लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के माबैन जो कड़ा मुकाबला है उसमें मुझे लग रहा है कि लाहौर कलंदर्स जीत जाएगा, कोयटा ग्लैडिएटर्स ऊपर नहीं आ सकती है। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि अब तक कोयटा ग्लैडिएटर्स डिसअपॉइंट किए आ रही है अपनी परफॉर्मेंस से। दे ट्राई रियली हार्ड, लेकिन उनसे वो हो नहीं पा रहा है। देखो लेट्स होप और देखते हैं आज क्या होता है। आज हम 6 बजे इनका मैच है और हैरानकुन बात हो कि लाहौर कलंदर्स हार जाए, कोयटा जीत जाए, कोयटा से भी हार जाए, लेकिन यू नेवर नो क्या होता है जी। लेकिन दूसरा मैच रात 11 बजे शुरू होगा, पेशावर जलमी किंग्स के दरमियान। तो बड़े इंटरेस्टिंग 4 टीमों के दरमियान मैच है, पहला 6 बजे, दूसरा 11 बजे। तो आई होप कि आप एंजॉय करते रहेंगे, क्योंकि क्रिकेट जो है पाकिस्तान में PSL जो देखी जा रही है उसको बड़े ज़बरदस्त पजीराई मिल रही है। बिल्कुल ज़बरदस्त पजीराई मिल रही है जी। इसी के साथ साथ आज का सवाल पूछेंगे हम वाउच 365 के लिए। वाउच 365 इट्स एन एप्लीकेशन जो आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको ढेर सारे कूपन्स देता है 6000 प्लस ब्रांड्स के ऊपर, जहां आप बाय 1 गेट 1 फ्री या मैक्सिमम परसेंटेज डिस्काउंट ले सकते हैं। वो फूड आउटलेट्स भी हो सकते हैं और इसके साथ साथ दीगर आउटलेट्स भी हैं जो इनके साथ ऑन बोर्ड हैं। बिल्कुल, तो आज का जो सवाल है वो ये है कि बाबर आजम PSL 6 में अब तक कितने रन्स बना चुके हैं। PSL 6 स्पेसिफिकली बात हो रही है, ओवरऑल PSL की अभी तक बात नहीं हुई है कि मतलब ओवरऑल उन्होंने PSL में कितने रन्स बनाए हैं। सिर्फ PSL 6 में अब तक बाबर आजम ने कितने रन्स बनाए। आसान सा सवाल है, अगर आप जाके रिसर्च करेंगे तो मिल जाएगा और उसके बाद आप ये कार्ड हासिल कर सकेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद जो फ़वाइद हैं वो तो फिर अनलिमिटेड हैं। बहुत सी लंबी एक लिस्ट है शहरों की जिनमें ये अवेलेबल हैं। फिर उसके अलावा जो ब्रांड्स हैं उसमें बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स
पाकिस्तान के OPTP, PC होटल, मूव एंड पिक और दीगर शामिल हैं जिसमें आप जाकर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, और हमारे सोशल मीडिया के ऊपर ये सवाल पोस्ट कर दिया गया है, आप जाकर उस पर जवाब दीजिए और ये फ्री मेंबरशिप कार्ड 24 न्यूज़ के इश्तराक से आपका हो जाएगा और आप फिर इसके डिस्काउंट्स जो हैं वो इंजॉय कर सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। नाज़रीन, हम बात करेंगे कि ऐसे इशू की जो कि पाकिस्तान की बहुत मेजॉरिटी आवाम का है, क्योंकि जब जेब में पैसे ना हों और मोहब्बत का कोई रिश्ता बीमारी में मुब्तला हो तो इंसान की मजबूरी उसे खून के आंसू उन्हें रोने पर मजबूर कर देती है। बीमार तो तकलीफ में मुब्तला होता है, मगर तकलीफ में देखकर सारे घर वाले उसको एक ना ख़त्म होने वाली तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं। लाचारी और ये दास्तान पाकिस्तान के हर गरीब घर में सुनाई देती है, जहां खाने पीने के लिए पैसे नहीं होते, दवाई कैसे खरीदी जाए, महंगी सर्जरीज कैसे कराई जाए और अपने प्यारे का दुख और तकलीफ कैसे दूर की जाए। तो हुकूमत पाकिस्तान ने गरीब के इसी दर्द को समझने की कोशिश की और सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा करना शुरू किया है। इस कार्ड को हासिल करने के बाद जो पाकिस्तानी अवाम है, गरीब खानदान स्पेशली हुकूमती और प्राइवेट अस्पतालों में अपना और अपने अहल खाना का मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। बिल्कुल, ये प्रोग्राम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2015 में खैबर पख्तूनख्वा में शुरू किया था और फिर उस दौरान खैबर पख्तूनख्वा को 3% आबादी को यह दिया गया। फिर 16 में दूसरे मरहले में दाखिल हुआ, 64% आबादी को यह सहूलत मैसर आई और 2020 में यह सहूलत बिला तफरीक तमाम शहरियों को फराहम करने का दावा किया जा रहा है। और अब पंजाब में भी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स को कैटर किया जा रहा है और सेहत सहूलत कार्ड जो है वो उनको दिए जा रहे हैं और खास तौर पर कल के बजट में भी 80 अरब रुपए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मुख्तस किए गए। बिल्कुल, तो इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या प्लान है पंजाब में, क्योंकि 11 करोड़ शहरी रहते हैं पंजाब में, उनको कैसे कैटर करना है, ये प्लान है क्या, कुछ कन्फ्यूजन हैं इसको लेकर कि कब से ये शुरू होगा, इस पर हम बात करेंगे। हनीफ खान पताफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एडवाइज़र हैं CM पंजाब। हनीफ खान पताफी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हम गुफ्तगू करेंगे इस मामले पर जो कि सेहत कार्ड के हवाले से है। सेहत कार्ड प्रोग्राम पंजाब में शुरू किया जा रहा है और ये भी कहा गया कि 80 रुपये रखे जा रहे हैं इसके लिए, ये कब से शुरू किया गया है, इसको अब तक क्या अचीव कर चुके हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पंजाब के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कल जो बजट पेश हुआ, एक तो ये टैक्स फ्री बजट था, इसमें कोई नया कोई टैक्स नहीं लगाया गया और ख़ास तौर पे हेल्थ के हवाले से जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए 80 अरब रुपए रखे गए हैं। इससे इस साल के आखिर तक पंजाब की टोटल आबादी 11 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी हासिल होगी। मैं आपको बताता चलूं कि इससे पहले एक सर्वे के मुताबिक 60 लाख खानदान के पास ये हेल्थ कार्ड मौजूद था और 2 डिवीजन, साहिवाल डिवीजन और डेरा गाजी खान डिवीजन की टोटल आबादी जो तकरीबन 35 लाख से 38 लाख खानदान, 38 लाख खानदानों को भी ये कार्ड जारी हो चुका है। तकरीबन अभी 1 करोड़ से ज्यादा खानदान इस सहूलत से फायदा उठा रहे हैं। इसमें तकरीबन 7,50,000 रुपए का ये सेहत इंसाफ कार्ड है। इससे एक फैमिली 7,50,000 रुपए का अपना प्राइवेट और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से अपना मुफ्त इलाज करवा सकती है। इसमें जो फैसिलिटीज शामिल है वो मैं आपको बता सकता हूँ। इसमें आप दिल के अमराज, स्टंट, ओपन हार्ट सर्जरी, ट्रैफिक हादसा और आग से झुलसने की सूरत में इलाज, जिस्मानी अज़ा का नकारा हो जाना, न्यूरो सर्जरी, मेटरनिटी सर्विसेज, ज़ियाबतीस से पैदा होने वाली पेचीदगियाँ, गुर्दू के अमराज, डायलिसिस, मुतअद्दिद इन्फेक्शन। अब इसमें कैंसर की केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी भी शामिल की गई है। इमरजेंसी की तमाम मुफ्त ऑपरेशन की सहूलियत। मैं कह सकते हैं कि OPD के अलावा तमाम जितने भी जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे के तमाम जो अखराजात हैं वो इस कार्ड से अदा किए जाएंगे और 7,50,000 से लेकर 10 लाख तक। और जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल इस पैनल पे हैं वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटेटर तैनात कर दिए गए हैं जो लोगों को मजीद गाइड भी करते हैं। और इसके अलावा हमने एक हेल्पलाइन भी रखी है जहाँ पे अगर कोई परेशानी या कोई मसला पेश आ रहा हो, एक हेल्पलाइन है 0800 09009। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, 0800 जी 09009 ये हेल्पलाइन भी है। अगर हेल्थ कार्ड में इस्तेमाल में लोगों को कहीं पे अगर कोई दुश्वारी पेश आ रही हो तो इस हेल्पलाइन से वो
मदद भी ले सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये टोल फ्री नंबर है जिस पर कंप्लेन की जा सकती है अगर कहीं पर आपको कहा जाए कि हेल्थ कार्ड नहीं चल रहा या आपको समझ नहीं आ रही कि उसको किस तरह से मैनेज करना है। हनीफ साहब, ये कहिएगा कि एलिजिबल कौन कौन लोग हैं जिनको ये हेल्थ कार्ड मिलेगा, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि हेल्थ कार्ड है या वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका क्या तरीकेकार है और इसको कितना आसान बनाया जाएगा कि हर एक को पता हो कि वो हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई करेगा और उसे मिल जाएगा? देखिए, इससे पहले तो सर्वे चल रहा था जिसमें एहसास प्रोग्राम में जो लोग जो उसमें आते थे एहसास प्रोग्राम में जिनका रेंटेड घर था, लेकिन अब तो इसको कल के जो बजट में अनाउंसमेंट हो गई है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, उसमें आप लाहौर में रहती हैं, पंजाब में जितने भी लोग रहते हैं 11 करोड़ लोगों को ये सहूलत दिसंबर तक ये सहूलत फराहम कर दी जाएगी। जिस तरह मैंने पहले बताया कि इस वक्त 2 डिवीजन के लोग ये सहूलत एंजॉय कर रहे हैं, डेरा गाजी खान डिवीजन और साहिवाल डिवीजन, और इस साल के आखिर तक पंजाब के 11 करोड़ लोगों को ये सहूलत दस्तयाब होगी और इससे कई प्राइवेट हॉस्पिटल बन रहे हैं। मैं समझता हूँ जिससे एक तो हमारे जो पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल उनके ऊपर लोड कम होगा और जितने हमारे टीचिंग हॉस्पिटल है उनको भी इस हेल्थ कार्ड के पैनल पे रखा गया है, जिनसे जो टीचिंग हॉस्पिटल है उनका रेवेन्यू भी जनरेट होगा। जी सही। हनीफ साहब, आप जिस बता रहे हैं कि अभी 2 शहरों में हैं, लेकिन ये भी बहुत से खबरें आई थी ऐसी कि लाहौर और दीगर शहरों में भी ये कार्ड्स लोगों को मिले थे, लेकिन जब वो लोग कार्ड्स लेकर गए तो हॉस्पिटल्स में उन्होंने कहा कि अभी ये एक्टिवेट नहीं है, इनमें भी पैसे नहीं है। ये क्या मामला है और इसको कैसे कैटर करिए गवर्नमेंट? मेरे ख्याल इस तरह की कोई कंप्लेंट नहीं है। जो हमारी एक वेबसाइट है जिसमें हमने थर्ड पार्टी सर्वे कराया है, जिसमें 97% जो पेशेंट है उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल है। जब थर्ड पार्टी सर्वे कराया गया है तो लाहौर में प्राइवेट हॉस्पिटल काफी सारे हॉस्पिटल हैं जो पैनल पे हैं। जो लाहौर के लोगों को अगर कोई मसाइल का सामना है इस सिलसिले में, मैंने हेल्पलाइन बताई है, इस हेल्पलाइन पे दोबारा राब्ता करें। मेरे ख्याल इस किस्म की कोई कंप्लेंट नहीं है। तमाम जितने भी कार्ड इशू किए जा चुके हैं उनमें बैलेंस मौजूद है। अगर फिर भी लेकिन आप कह रहे हैं कोई कंप्लेंट है, वहाँ पे एक तो हमारे हेल्थ फैसिलिटेटर भी प्राइवेट हॉस्पिटल में मौजूद हैं। आप कह रहे हैं ना कि लाहौर में है नहीं, मदद ले सकते हैं। आप कह रहे हैं ना कि अभी तो लाहौर में एक्टिवेट नहीं हुआ, 2 शहरों में हुआ है, तो जो लाहौर में जिनको कार्ड मिला उनके बारे में हम पूछ रहे हैं। मैंने कहा कार्ड इससे पहले 60 लाख खानदानों को जो कार्ड मिले थे वो पूरे पंजाब में मिले थे, लाहौर से लेके राजनपुर तक के मुताबिक किए थे। जो 2 डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ, 2 डिवीजन की टोटल आबादी को कार्ड मिल चुके हैं, साहिवाल डिवीजन और डेरा गाजी खान डिवीजन। और इसी तरह जी 60 लाख खानदानों को पहले सर्वे के थ्रू मिले थे और तकरीबन 35 लाख से ज्यादा खानदान जो आबादी है 2 डिवीजन की, अब तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा खानदानों के पास इस वक्त कार्ड मौजूद है। और इस साल के आखिर में पंजाब की तमाम आबादी के पास ये कार्ड मौजूद होगा। बिल्कुल सही। हनीफ साहब, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि ये शनाख्ती कार्ड के ऊपर सबको कर रहे हैं और बजट भी रख दिया कल पंजाब हुकूमत ने कि ओवरऑल तमाम आबादी को, 11 करोड़ आबादी जितनी पंजाब की आप बता रहे हैं, उसको कैटर किया जाएगा। तो क्या शनाख्ती कार्ड से मुराद वो खानदान नंबर भी होगा? एक कार्ड के ऊपर कितने लोग इलाज करा सकेंगे? क्योंकि जब एक शनाख्ती कार्ड है तो उसके साथ एक पूरा फैमिली ट्री चलता है जिसमें कुछ लोगों ने शादीशुदा, कुछ लोगों ने गैर शादीशुदा स्टेटस भी डाला होता है। इस टेक्निकलिटी को कैसे कैटर करेंगे? कंफ्यूजन ज्यादा नहीं हो जाएगी? जी मैं आपको क्लियर करता चलूं। अभी ना ये जो शनाख्ती कार्ड है वो आपका सेहत इंसाफ कार्ड होगा। आपको सेहत इंसाफ कार्ड इशू नहीं किया जाएगा। जो आपका शनाख्ती कार्ड होगा वो सेहत इंसाफ कार्ड आपका होगा। और एक फैमिली में जितने लोग हैं, एक जिस तरह मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ ना खानदान का, फैमिलीज का, कि 1 करोड़ फैमिलीज को ये कार्ड इशू किए गए। एक फैमिली में 5 लोग हैं या 10 लोग हैं जिनके बेफार्म या आईडी कार्ड बने हुए हैं, वो उस फैमिली का हिस्सा है और वो उस फैसिलिटी से फायदा उठा सकते हैं। जिसका बेफार्म नहीं बना होगा वो इस फैसिलिटी से फायदा नहीं उठा सकता।
सही, ठीक है। तो बेसिकली एक खानदान में यही 10 लाख जितने लोग हैं वो उस एक कार्ड पे फायदा वो उठा सकेंगे। तो ये बताइएगा हनीफ साहब कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये बाय द एंड ऑफ दिस ईयर दिसंबर तक ये सब को आप दे देंगे, उसके बाद कार्ड्स का जो एक्टिवेशन है क्या साथ ही शुरू हो जाएगी? फिर जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी जो लिस्ट है वो क्या वाकई सब लोग अग्रीड हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल स्पेशली? जी, प्राइवेट हॉस्पिटल इस वक्त हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही हैं, लेकिन उसको पंजाब हेल्थ केयर कमीशन विजिट के बाद उसको पैनल पर रजिस्टर्ड करती है, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। इंशाल्लाह मैं पंजाब की आवाम को यकीन दिलाता हूँ कि इस साल के आखिर तक पंजाब के तमाम लोगों के पास सेहत इंसाफ कार्ड होगा और उनको मुफ्त इलाज की सहूलियात फ्री होंगी, बेहतरीन प्राइवेट हॉस्पिटल पैनल पे होंगे और जितने भी टीचिंग हॉस्पिटल हैं वो भी इंशाल्लाह हेल्थ कार्ड के पैनल पे होंगे और एक्टिवेशन का कोई इसमें मसला नहीं होगा। आपका जो शनाख्ती कार्ड है, आपका जो आईडी कार्ड है, यही आपका सेहत इंसाफ कार्ड है। बिल्कुल, यानी कि दिसंबर तक तमाम लोगों को हुकूमत ये क्लेम कर रही है क्योंकि 80 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं, तो सेहत सहूलत कार्ड जो है वो उनको दिए जाएंगे। एक दफ़ा फिर से हनीफ साहब थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि आवाम को अब अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये ओवरऑल तमाम लोगों को सेहत कार्ड जो उनका आईडी कार्ड है वो बन जाएगा? बिल्कुल, किसी किस्म की आपको कहीं पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत आपका यही जो आईडी कार्ड है, आपका जो शनाख्ती कार्ड है, यही आपका सेहत इंसाफ कार्ड दिसंबर तक होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया हनीफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, एडवाइजर टू सीएम पंजाब, और एक्सप्लेन लोगों की अवेयरनेस के लिए कि हेल्थ कार्ड असल में है क्या। और ये बहुत बड़ा दावा कर रही है गवर्नमेंट कि पंजाब की 11 करोड़ आबादी को हम हेल्थ कार्ड दे देंगे और हर कोई उससे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी फायदा उठा सकेगा। लेट्स सी। लेकिन इसमें एक टेक्निकलिटी जो जिक्र भी उन्होंने भी किया है कि एक खानदान में चाहे वो जितने भी अफराद हैं उनको 10 लाख मिलेगा, यानी कि ये नहीं है कि अगर 40 लोग अगर एक खानदान से रजिस्टर हो चुके हैं तो फिर सबको 10-10 लाख नहीं मिलने वाला नहीं होगा। तो फिर यूं ही है कि एक खानदान जितने भी लोग उसके साथ रजिस्टर्ड हैं उनको ये 10 लाख या फिर 7.5 से 10 लाख तक मिल जाएगा। अमाउंट भी अच्छी है, ये तरीकाकार भी अच्छा है। अगर इंप्लीमेंटेशन इस पर प्रॉपर तरीके से हो जाए, जो ऑन बोर्ड हॉस्पिटल्स हैं वो इसको फॉलो करें, तो मेरे ख्याल में ये गेम चेंजर साबित हो सकता है हेल्थ सिस्टम के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे जी और आपको जहलम से खबर सुनाएंगे जहां पर खराब ट्रांसफार्मर था और वो खराब ट्रांसफर ठीक नहीं हो रहा था। उस ट्रांसफार्मर की जगह जब नया ट्रांसफार्मर लगा तो आप देखिए शहरियों ने क्या किया, ढोल की थाप पर वहां नोट निछावर की। बेसिकली देखें कि बेसिक ज़रूरियात हैं उनको अगर पूरा किया जा रहा है तो लोग किस कदर खुश हो रहे हैं, तो यही हालात हैं। तो 36 घंटों बाद जी नया ट्रांसफार्मर लगा था तो शहरियों की खुशी देखने वाली थी, कोई ठिकाना नहीं था खुशी का। इलाका मकीनों का ये भी कहना है कि ट्रांसफार्मर ख़राब होने से पूरे इलाके की बिजली बंद थी, जैसी लाइट आई और इतनी सख्त गर्मी में आप सोचें जेहलम में कितनी गर्मी होगी जब ये सारा मामला हुआ होगा। देखने में 36 घंटे 3 दिन मतलब तकरीबन दो दिन के करीब वक्त बन जाता है, तो इतनी देर लाइट नहीं गई, मतलब वहाँ पे नहीं आई, तो फिर ट्रांसफार्मर जब आया तो फिर खुशी तो बनती थी। और मुझे लगता है कि ये जिस तरह बाकी जगहों पर प्रॉब्लम रही है ना, जैसे फॉर एग्जांपल लाहौर में फतेहगढ़ ग्रिड स्टेशन की खबरें हम मुसलसल चलाते रहे कि बहुत बड़ा एरिया 10-10 घंटे लाइट नहीं आ रही थी, 2 घंटे आती थी फिर 10 घंटे जा रही थी क्योंकि ट्रांसफार्मर नहीं था। ये खबर उनको ना दिखानी चाहिए, उनको भी नोटिस करना चाहिए कि ट्रांसफार्मर आए तो ज़रा खुशी मना लें, क्योंकि अपेरेंटली हमारे मुल्क में एक ट्रांसफार्मर लगना भी एक बहुत बड़ी बात है और हम शुक्र अदा करते हैं कि सुनवाई हो गई चाहे 36 घंटे बाद ही और ट्रांसफार्मर। बिल्कुल, और इसके साथ साथ चूँकि आपने कहा कि बहुत बड़ी बात है, एक और बड़ी न्यूज़ भी लोगों के साथ शेयर कर देते हैं हमारे देखने वालों के साथ कि भारत में एक शहरी थे जिनकी बीवियाँ थीं और 89 यानी कि 89 बच्चे थे। अब वो इंतकाल कर गए, उनकी खुद की उम्र 79 साल थी। तो फिर अब ये मतलब एक मेरा ख्याल है कि इनके साथ भी एक मेडल है कि इतनी ज़्यादा रिकॉर्ड उन्होंने बनाए हैं बीवियों के हवाले से भी और फिर बच्चों पर। भारतीय मीडिया के मुताबिक दुनिया भर में सबसे बड़े ख़ानदान के ये सरबराह की हैसियत से शोहरत हासिल करते थे और फिर इनको डायबिटीज़ हुआ और जहाने पानी से वो कूच कर गए। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पीछे ये पूरे ये सब के सब इनके बच्चे हैं और इनकी बीवियाँ हैं, मतलब इन्होंने 38 शादियाँ की और 89 बच्चे पैदा किए और 1945 में ये पैदा हुए थे। 17 साल की उम्र में पहली उन्होंने शादी की खुद से, 3 साल बड़ी खातून से और फिर
आखिरी शादी 2004 में की और 108 अफराद पर मुश्तमिल ये खानदान 4 मंजिला घर में रहता था। बिल्कुल, और इस खानदान की वजह से ये जो छोटा सा गांव है वो सयाहों की दिलचस्पी का मरकज ही बन गया कि लोग आते थे और आकर देखते थे कि इन लोगों को हमने देखना है, इनके साथ पिक्चर्स भी बनवाते थे। सयाहों की तवज्जो इसलिए बनी एग्जैक्टली कि एक ही खानदान के इतने सारे लोग और इतनी बीवियां, और फिर चूंकि इनके साथ ये नाम भी मंसूब हो चुका हुआ था तो इनका नाम भी बहुत बन चुका था। अब ये चूंकि इंतकाल कर गए हैं तो ये भी खबर है जो कि दुनिया भर में शेयर भी हो रही है। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।